हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छा आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए। आज मैं आप लोगों को आईसीआई के स्टडी मटेरियल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का चैप्टर कवर कराऊंगा। मैं आपको इस चैप्टर के आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जितने इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, एमसीक्यू दे रखे हैं, सारे कवर कराऊंगा और साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा। ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर है आपका एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 डिवीजन 1। देखिए, अगर एक कंपनी है तो उसके लिए मैंडेटरी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में से 3 डिवीजन दे रखे हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। डिवीजन 1 उन कंपनियों के लिए है जो एएस फॉलो करती है, डिवीजन 2 उन कंपनियों के लिए है जो इंडेस फॉलो करती है, और डिवीजन 3 सर आपका एनबीएफसी के लिए है। आपका जो सिलेबस है एडवांस अकाउंट का, वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसलिए सर सिलेबस में ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी दे रखी है सर, वो आपका एज पर डिवीजन 1 है। सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका सर एडवांस अकाउंट का पेपर एक तरीके से। सीए फाइनल में सर अकाउंट का जो पेपर है, एडवांस अकाउंट का जो पेपर है सर, उसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोला जाता है। और जो आपका एफआर का सिलेबस है ना, वो सर इंडेस बेस है। तो मैं आपको सीए फाइनल के अंदर सर डिवीजन 2 कराऊंगा, डिवीजन 3 सर एनबीएफसी के लिए। ठीक जी सर। नोट्स आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे सर मैं बहुत प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट नोट शेयर करता रहता हूँ। आपने क्या करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस, पोजीशन और कैश फ्लो के लिए सर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। ठीक जी सर। सर अगर कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनेगा। अगर कंपनी की पोजीशन को इवेल्युएट करना है तो सर बैलेंस शीट बनेगी। और अगर सर कंपनी के कैश फ्लो को इवेल्युएट करना है तो सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। ठीक जी सर। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका एज पर द प्रोविजन ऑफ एएस 3 है। शेड्यूल 3 में अलग से कोई फॉर्मेट नहीं दे रखा। ठीक जी सर। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले कुछ प्यारी प्यारी सी बातें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। एक तो ये जो वीडियो है ना, ये रिवीजन पर्पज के लिए, इसलिए जो मेरी बोलने की स्पीड रहेगी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी। सेकंड, सर ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा आसान है और ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को सर ये चैप्टर आता है। लेकिन इस चैप्टर को आते हुए भी ना स्टूडेंट से सर दो मिस्टेक हो जाती है। एक तो मिस्टेक क्या होती है सर, कई बार ना वो क्या करता है सर, शेड्यूल 3 के प्रोविजन को प्रॉपर फॉलो नहीं करता। सेकंड सर क्या होता है, स्टूडेंट ना शेड्यूल 3 के प्रोविजन को भी प्रॉपर फॉलो करता है, लेकिन ना सर उसको ना आंसर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मैं आपको बता दूं सर, आज आप देखेंगे, हालांकि ये जो वीडियो है ना रिवीजन पर्पज के लिए, लेकिन मैं तब भी आपको ना एक प्रोसीजर बताऊंगा सर। कुछ क्वेश्चन सर मैं आपको, कुछ क्वेश्चन में क्या, मैं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सर सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा। और एक या दो क्वेश्चन के बाद आप देखेंगे कि उस प्रोसीजर से बेस्ट कोई प्रोसीजर नहीं है। और अगर आप उस प्रोसीजर के तहत सर क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, आपसे एग्जाम में सर गलती होगी ही नहीं और टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। सर वो प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा। ठीक है, मतलब हम लोग जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, उसके थ्रू मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सर, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 डिवीजन 1 बनेगी, क्योंकि सर कंपनी के ऊपर एएस की एप्लीकेबिलिटी। ठीक जी सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसे डिस्कस करते हैं। ठीक जी सर। सर जो बैलेंस शीट है वो एज एट बनती है। सर एज ऑन और एज एट में क्या डिफरेंस होता है, देखिए सर एज ऑन ना एक डे को रिप्रेजेंट करता है, मिस्टर ए वाज बोर्न एज ऑन 31 मार्च। सर एज एट ना एक मूवमेंट को प्रेजेंट करता है। सर बैलेंस शीट जो है ना, वो उस पर्टिकुलर ईयर के ना बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बनती है। किस पे बनती है सर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बनती है। इसलिए सर हम बैलेंस शीट में हमेशा क्या यूज करते हैं, एच एट वर्ड यूज करते हैं। ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बैलेंस शीट की ना दो साइड होती है। हालांकि जो बैलेंस शीट है सर वो स्टेटमेंट फॉर्म में बनती है, लेकिन सर उसकी फिर भी दो साइड बोली जाती है। एक साइड सर सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहां से आया, और एक साइड का नाम सर एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा कहां पे लगा। सर जो सोर्स ऑफ फंड है ना, उसको हम इक्विटी एंड लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक जी सर। सर इक्विटी एंड लायबिलिटी का मतलब है कि जो कंपनी में पैसा लगा ना सर, कुछ पैसा ओनर का लगा, कुछ पैसा आउटसाइडर का लगा है। जो पैसा सर ओनर का लगा उसे हम सर क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। और जो पैसा सर आउटसाइडर का लगा उसे हम क्या बोलते हैं सर, लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक, इसलिए सर साइड का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक जी सर। सबसे पहले सर आपका आएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के सर 3 पार्ट है। पहला पार्ट है सर शेयर कैपिटल, फिर है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद सर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक जी सर। सर सेकंड पार्ट है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद सर है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में सर पहला जो पॉइंट है वो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक जी सर।
उसके बाद सर आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट सॉरी, उसके बाद सर है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसके बाद सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, उसके बाद सर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी सर सबसे पहले क्या आएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, आपका अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक जी सर। देखिए साइड होगी इक्विटी एंड लायबिलिटी सर, उसके बाद हेडिंग आता है, जैसे शेयर होल्डर फंड हो गया, आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी होगी, करंट लायबिलिटी होगी, ये हेडिंग है। ठीक जी सर। और इसके अंदर से जो आइटम है उसको हम बोलते हैं सब हेडिंग। ठीक जी सर। सर देखिए सब हेडिंग के अंदर अगर फर्दर कोई आइटम आती है, जैसे मान लो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपकी 2 है 3 है, ठीक जी सर, तो हमें क्या करना पड़ता है सर, नोट बनाना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, नोट बनाना पड़ता है। सर क्या नोट की नंबरिंग प्रिस्क्राइब्ड है कि नोट 1 इसका बनेगा, नोट 2 इसका बनेगा? नहीं सर, कोई नंबरिंग प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। लेकिन सर हम क्या करेंगे सर, जो पहला नोट बनेगा, मतलब जैसे शेयर कैपिटल है उसका नोट नंबर 1 आ जाएगा, रिजर्व सरप्लस का नोट 2 आ जाएगा, तो सर जैसे जैसे क्वेश्चन में आइटम में दे रखे होंगे हम उसके हिसाब से नोट बना लेंगे। ठीक जी सर। सर सोर्स ऑफ फंड के बाद बात आती है एप्लीकेशन ऑफ फंड की, कि पैसा कहां पे लगा हुआ। सर पैसा कहां पे लगा हुआ सर, उसको हम बोलते हैं असेट्स। ठीक जी सर। असेट बेसिकली सर आपके 2 टाइप की, एक आपका नॉन करंट असेट और एक आपका करंट असेट। ठीक जी सर। तो मैं कह सकता हूं कि सर जो असेट है उसके 2 हेडिंग है, एक नॉन करंट असेट, एक करंट असेट। ठीक जी सर। नॉन करंट असेट में सर जो आपका सब हेडिंग है उसका सबसे पहले नाम है सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। क्या नाम है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। ठीक जी सर। सर सबसे पहले आएगा आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर आएगा इंटेंजिबल असेट, फिर आपका आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आएगा आपका इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक जी सर। उसके बाद सर आपका आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आएगा सर डेफर्ड टैक्स असेट नेट। देखिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और असेट हम कैलकुलेट करते हैं, जो नेट बैलेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोवाइडेड सर वो सेम टैक्स जुडिक्शन के अंदर आता हो। ठीक जी सर। उसके बाद सर आपका आएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज, उसके बाद आएगा सर अदर नॉन करंट असेट। ठीक जी सर। उसके बाद सर करंट असेट आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा सर आपका करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इन्वेंट्री, उसके बाद सर ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद सर क्या आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद सर आपका शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज, उसके बाद आएगा अदर करंट असेट। ठीक जी सर। सर देखिए पोजीशन को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट हमेशा एज एट बनती है। ठीक सर। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाएंगे। ठीक जी सर। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल सर आपका फॉर द ईयर बनती है। ठीक। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के भी सर आपके 2 साइड कह सकते हैं, एक इनकम एक एक्सपेंडिचर। ठीक, हालांकि स्टेटमेंट फॉर्म में बनती है जो पी&एल है आपका। सर सबसे पहले आपका इनकम आएगी, जिसमें सर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, जो एंटिटी की कोर इनकम का सोर्स होता है सर उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक जी सर। उसके बाद अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम का टोटल सर आपका टोटल इनकम बन जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस आएंगे, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद सर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद सर आपका चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक जी सर। मैं इन तीनों हेडिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के थ्रू। उसके बाद सर आपका आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके बाद आएगा सर आपका फाइनेंशियल कॉस्ट, उसके बाद सर आपका आएगा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद सर आपका आएगा अदर एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा सर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा, फिर एक्सेप्शनल आइटम सर आएगी। ठीक जी सर। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आएगी, फिर सर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा सर, जिसमें आपका डेफर्ड टैक्स करंट टैक्स अलग अलग आ जाएगा, उसके बाद सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक जी सर। देखिए हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं और उसके थ्रू मैं बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। सर इलस्ट्रेशन नंबर जो 1 है ना सर, वो आपका डिविडेंड के ऊपर है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं एक काम करता हूँ सर, उसको भी होल्ड रखता हूँ। पहले मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक जी सर। इलस्ट्रेशन 1 सर आपका पेज नंबर 11.23 पे अभी हम इसे होल्ड रख रहे हैं। डायरेक्ट सर इलस्ट्रेशन 2 पे चलते हैं। ठीक जी सर। सर देखिए जब भी एग्जाम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का क्वेश्चन आता है तो हमें कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, और इन स्टेप को सर मैं प्रोसीजर बोलूंगा। पहला स्टेप रहेगा सर, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। सर जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो सर जो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है सर उस इंफॉर्मेशन को मेंशन कर देंगे, जिस भी रिस्पेक्टिव आइटम के बारे में सर वो इंफॉर्मेशन है। ठीक जी सर। और एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं पहले। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओमेगा लिमिटेड बैलेंस शीट, ठीक है, एज ऑन एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L विद नोट्स टू अकाउंट फॉर द ईयर एंड। ठीक, एज पर शेड्यूल 3 इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर्स एंड टैक्सेशन। ठीक, प्रीवियस ईयर को सर आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सर जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बड़े आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमेगा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च X2। लैंड एट कॉस्ट आ गया, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट आ गया। ठीक जी सर। जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे ना तो साथ साथ सर अपने मन में बोलेंगे कि ये जो आइटम है ना ये आपका किससे रिलेटेड है। मैं तो आपको खुल के बोलूंगा, आप एग्जाम में सर क्या करेंगे, मन मन में बोलेंगे। ठीक, लैंड एट कॉस्ट सर पीपी के अंदर आएगा, प्लांट एंड मशीनरी सर आपका पीपी के अंदर आएगा, ट्रेड रिसीवेबल सर आपका ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आएगा, इन्वेंट्री सर इन्वेंट्री के अंदर आएगा। ठीक जी सर। ये इन्वेंट्री सर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक जी सर। बैंक आ गया,
सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है कि आपकी परचेज इन्वेंट्री के साथ एडजस्ट होगी। इस क्वेश्चन के बाद सर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसके बारे में, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बारे में, और चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स डब्ल्यूआईपी एंड स्टॉक इन ट्रेड के बारे में। ठीक है जी सर। फैक्ट्री एक्सपेंसेज आ गया, ये सर आपका अदर एक्सपेंसेज में आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज आ गया, अदर एक्सपेंसेज में आएगा। सेलिंग एक्सपेंसेज अदर एक्सपेंसेज में आएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट सर फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। इंटरिम डिविडेंड पेड, देखिए सर डिविडेंड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले जी सर। सर डिविडेंड बेसिकली क्या होता है सर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक जी सर। सर ये मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 23 को स्टार्ट होता है, 31 मार्च 24 को सर ईयर एंड है। ठीक जी सर। सर इट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल कि मैं ईयर एंड पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट कर लूँ। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने में टाइम लगता है। ठीक जी सर। सर बेसिकली सबसे पहले क्या होता है सर, अकाउंट बनते हैं, फिर सर ऑडिट होता है, फिर अकाउंट सर बोर्ड में अप्रूव होते हैं। ठीक जी सर। तो मान के चलते सर 31 जुलाई 24 को क्या है, अप्रूवल डेट है। अब सर अप्रूवल डेट पे बोर्ड क्या करता है सर, डिविडेंड को प्रपोज करता है, जिसे सर एजीएम में डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक जी सर। सर एज पर AS4 सर जो डिविडेंड आप यहां पे क्या करते हैं सर, एक सेकेंड सर, जो डिविडेंड आप यहां पे क्या करते हैं सर, प्रपोज करते हैं और फिर एजीएम में जाकर डिक्लेयर करते हैं सर, सर वो डिविडेंड आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट है और उसे हमें क्या करना होता है, नोट्स अकाउंट में दिखाना होता है। मैं इस बात को फिर से बोल दूं, हाँ जी सर। सर एज पर AS4 ये जो डिविडेंड है सर, इसे ना 31 मार्च 24 को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा सर, इसे ना नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज किया जाएगा। चले जी सर, बात सुनिए ध्यान से ना। सर जब ये डिविडेंड सर यहाँ पे डिक्लेयर होता है, प्रपोज होता है और उसके बाद एजीएम में डिक्लेयर होता है सर, इसे हम किस ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, मैं आपको बता दूं। ये जो डिविडेंड है सर, एक तो ये फाइनल डिविडेंड कहलाएगा सर। फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है, बट सर पे करंट ईयर में होता है। ठीक जी सर। और ये इमीडिएटली प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग कैपिटल पे होता है। ठीक जी सर। सर यहाँ हम एंट्री पास करेंगे आपका डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो करंट ईयर में रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो बिलोंग इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से करता है। ठीक जी सर। और प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग कैपिटल पे होता है। ठीक जी सर। और प्रीवियस ईयर में सर उसे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS4, क्योंकि वो नॉन एडजस्टेबल इवेंट है सर, नोट्स अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक जी सर। सर मान के चलते सर ये डिविडेंड 1 लाख है। अब सर हम यहाँ पे इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे इस ईयर में सर, इसे सर करंट ईयर में पे कर देंगे, इसलिए जनरली सर ये बैलेंस शीट में नहीं आता। ठीक जी सर। और सर ये जो डिविडेंड है सर, इसे हम क्या करेंगे सर, P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे सर। कहाँ पे जाकर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ना, मैं बोल सकता हूँ सर P&L एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन का सर कोई लेजर नहीं होता, ये रिजर्व एंड सरप्लस में सर हम लोग क्या करते हैं सर, इसको चार्ज करते हैं। ठीक चले, हाँ जी सर। एज पर कंपनी एक्ट सर एक प्रिस्क्राइब टाइम तक इसे पे करना होता है, इसलिए सर ये बैलेंस शीट में जाता है नहीं, उससे पहले पहले सर क्या हो जाता है, ये पे हो जाता है। ठीक जी सर। सर एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरिम डिविडेंड का। इंटरिम डिविडेंड सर वो डिविडेंड होता है जो सर जिस ईयर में हम उसे पे करते हैं वो उस ईयर में फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से लेके अप टू द डेट ऑफ पेमेंट तक बिलोंग करता है। ठीक जी सर। और उसी ईयर में सर हम लोग क्या करते हैं सर, उसे चार्ज कर लेते हैं और उसी ईयर से वो बिलोंग करता है। सर इंटरिम डिविडेंड की एंट्री क्या पास होगी सर, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट टू डिविडेंड पेबल टू बैंक। ठीक जी सर। अगर सर इंटरिम डिविडेंड पे नहीं हुआ तो सर हम उसे फिर क्या करते हैं सर, उसे ना बैलेंस शीट में सर अदर करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक जी सर। और सर जो डिविडेंड है डेबिट साइड में है, देखिए अगर डिविडेंड हमने सर इंटरिम डिविडेंड रिकॉर्ड किया तो ट्रायल में कैसे आ रहा होगा सर, ट्रायल में आ रहा होगा डेबिट क्रेडिट, यहाँ डिविडेंड और यहाँ सर डिविडेंड पेबल। सर ये जो डिविडेंड है सर, ये जाएगा आपका अदर करंट लायबिलिटी में। ठीक जी सर। और सर ये जाएगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन में, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे जो इंटरिम डिविडेंड है सर, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आ जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड है। ठीक चले आगे, हाँ जी। अच्छा इक्विटी कैपिटल सर आपका शेयर कैपिटल के अंदर आ जाएगा। 10% डिवेंचर सर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आ जाएगा। ठीक जी सर। सर ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी हो सकती है। देखिए अगर डिवेंचर और लोन के बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कह रखा तो हम लोग क्या मान के चलते सर कि अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। और अगर मान लो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की सर करंट मैच्योरिटी तो कहाँ पे आएगा सर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर। ठीक जी सर। जनरली जो सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, सिक्योरिटी प्रीमियम सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, सेल सर जो है आपका ये आएगा सर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। ट्रेड पेबल सर ट्रेड पेबल के अंदर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सर आपका सर ये
प्रोविजन दे रखा, क्यूमुलेटिव बैलेंस है सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर, ठीक जी सर। सस्पेंस अकाउंट सर ये चेक करना पड़ेगा, ठीक जी सर। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे ना तो आपने ऐसे बोलना है। इससे सर क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से आइटम का नोट बनेगा। सर कौन कौन से आइटम का नोट बनेगा मैं आपको बता दूं। सर कोई भी ऐसी आइटम जो एक से ज्यादा दे रखी है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 2 चीजें हैं, हम नोट बना दें, ठीक जी सर। या फिर सर जिसकी एडजस्टमेंट दे रखी है, ठीक जी सर। एक बात का ध्यान रखेंगे सर, हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए ना हमेशा सर नोट बनाता, ठीक जी सर। उसे सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर दिखाता और उसका नोट बनाता, ठीक। तो अभी तक सर हमें क्या समझ में आया, हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, और जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो हमें आइटम साथ साथ बोलने की ये किस हेडिंग सब हेडिंग के अंदर आएगी, ठीक। चले हाँ जी। और सर नोट किस किस का बनेगा सर, अगर मान लो एक आइटम मतलब एक हेडिंग है, सब हेडिंग के अंदर सर एक से ज्यादा आइटम है तो उसका नोट बनेगा, और जिसके एडजस्टमेंट दे रखे, ठीक जी सर। मैं आपको बता दूं शेयर कैपिटल का हमेशा आपने नोट बनाना है, ठीक। रिजर्व एंड सरप्लस का सर हमेशा नोट बनाना, ठीक। द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 40,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। सर हमें ऑथराइज कैपिटल दिखानी होती है, इसका नोट बनेगा। तो मैं यहाँ पे सर 1 से इसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक। द कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रिवैल्यू द लैंड एट ₹360। डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड एट 10% ऑन 2 अप्रैल। सर नेक्स्ट ईयर में फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, तो हम लोग क्या करें सर, इसे नोट्स अकाउंट में दिखाएंगे कितने अमाउंट से सर, जो भी कैपिटल होगी सर उसका 10%, ठीक जी सर। सस्पेंस अकाउंट ऑफ, एक काम करते हैं इस पे 3rd लिख देते पॉइंट, ठीक जी सर। सस्पेंस अकाउंट ऑफ 4,000। देखिए सर ये जो पॉइंट है सर ये एक एरर है, और जब भी सर हम लोग ना क्वेश्चन सोल्व करते हैं किसी भी चैप्टर को, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड ओमिशन करेंगे, ठीक जी सर। सस्पेंस अकाउंट ऑफ 4,000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1 अप्रैल। सर जो सस्पेंस अकाउंट है ना 4,000 वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर किसको, कैश रिसीव्ड को सर, फॉर सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1 अप्रैल। सर क्या हुआ, 1 अप्रैल को हमने एक मशीनरी बेची, ठीक जी सर। सर रेक्टिफाइड एंट्री का क्या रूल होता है, आइए थोड़ा सा मैं रेक्टिफाइड एंट्री के बारे में आपको बता देता हूं। सर आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास करते, ठीक। इन दोनों को मर्ज करके सर हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाइड एंट्री पास करते, ठीक जी सर। रेक्टिफाइड एंट्री का सिंपल रूल ये है, अगर कोई आइटम डेबिट या क्रेडिट होनी थी और आपने रॉन्ग एंट्री में डेबिट या क्रेडिट कर दिया, बिल्कुल ठीक कर रखे रॉन्ग एंट्री में, उसे सर हम लोग एज इट इज रखेंगे, मतलब उसको हम रेक्टिफाइड एंट्री में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक जी सर। अगर कोई आइटम डेबिट या क्रेडिट नहीं होनी थी, आपने डेबिट या क्रेडिट कर दी सर, उसे रिवर्स कर देंगे, ठीक जी सर। और कोई आइटम सर डेबिट या क्रेडिट होनी थी, आपने डेबिट या क्रेडिट नहीं किया, तो उसे डेबिट या क्रेडिट करेंगे, ठीक जी सर। सर दोबारा बताओ, देखिए कोई आइटम डेबिट या क्रेडिट होनी थी, आपने डेबिट या क्रेडिट कर रखा, ठीक कर रखा उसको आइटम को, ठीक। कोई ट्रीटमेंट नहीं, रेक्टिफाइड एंट्री, ठीक जी सर। सेकंड सर डेबिट या क्रेडिट होनी चाहिए थी, आपने नहीं की, तो सर हम लोग क्या करेंगे सर, डेबिट या क्रेडिट कर देंगे, ठीक जी सर। थर्ड सर डेबिट या क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, आपने डेबिट या क्रेडिट कर दी, सर उसे क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक जी सर। चले हाँ जी आइए। Suspense account of 4,000 represent cash received for the sale of the sum of the machinery on 1st April. The cost of the machinery was 10,000 and accumulated depreciation thereon being 8,000. सर आपने ना 4,000 की एक मशीनरी बेची जिसकी कॉस्ट सर 10,000 थी और डेप्रिसिएशन सर उसके ऊपर कितना था, 8,000 था। आइए सबसे पहले बात करते हैं सर करेक्ट एंट्री क्या होगी। अभी मैंने ना जो प्रोसीजर आपको बताना उसको मैंने थोड़ा सा होल्ड कर लिया, ठीक जी सर। पहले मैं एक बार रेक्टिफिकेशन एंट्री की बात कर लेता हूँ, ठीक। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 से, ठीक है सर। आपका सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सर 8,000 से, टू पीपी प्लांट एंड मशीनरी 10,000 से, टू P&L अकाउंट अदर इनकम में आ जाएगा ये, प्रॉफिट ऑन सेल बैलेंसिंग फिगर, ठीक। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। सर रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी हमने, हमने रॉन्ग एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 4,000 से, ठीक जी सर। आइए अब बात करते हैं रेक्टिफाइड एंट्री की।
सर रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? देखिए, डेबिट एक आइटम होनी थी, आपने उसे डेबिट कर दिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं। ये आइटम डेबिट होनी थी, आपने कुछ नहीं किया, डेबिट करेंगे। ये आइटम क्रेडिट होनी थी, आपने कुछ नहीं किया, क्रेडिट करेंगे। ये आइटम क्रेडिट होनी थी, आपने कुछ नहीं किया, क्रेडिट करेंगे। और ये आइटम सर क्रेडिट कर दी जबकि कुछ होना नहीं था, तो सर इसे क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक जी सर। तो सर रेक्टिफाइड एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, टू सर आपका आएगा पी एंड एल अकाउंट, टू आपका आएगा सर पीपी अकाउंट। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। सस्पेंस अकाउंट का ट्रीटमेंट हमने कर दिया। ठीक, डेप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% ऑन कॉस्ट। सर कॉस्ट पे 10% के हिसाब से आपने क्या करना? डेप्रिसिएशन चार्ज करना। आइटम नंबर मतलब एडजस्टमेंट नंबर 5 इस आइटम से रिलेटेड। ठीक जी सर। पहला स्टेप क्या सर? हमें क्वेश्चन आराम से पढ़ना, जब हम सर ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे होंगे, आइटम बोलने की कहाँ जाएगी, और सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फिर हमने क्या करना? कोरिलेट करना। ठीक जी सर। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे सर? अपना जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे ना, तो सर मैं पहले बताता हूं कि बच्चा गलती क्या करता है। सर बच्चा पहले P&L बनाता है, या कुछ बच्चे पहले बैलेंस शीट बनाते हैं। जो बच्चे पहले P&L बनाते हैं वो पहले पता क्या करेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ढूंढेंगे। अच्छा जी, सेल मिल गई, फिर अदर इनकम ढूंढेंगे, फिर एक्सपेंसेस ढूंढेंगे। सर एक आइटम को ढूंढने पे वो क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, और जो वो क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, और फिर एक टाइम के बाद लगेगा क्वेश्चन बहुत टाइम ले रहा है, बच्चा बीच में छोड़ देता है, क्योंकि सर इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं। दूसरा सर क्या पॉसिबिलिटी रहती है कि जब आप इस अप्रोच से क्वेश्चन करते हैं ना, तो सर कोई ना कोई आइटम मिस हो जाती है। या जो बच्चे सर बैलेंस शीट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वो पहले क्या करते हैं सर? इक्विटी कैपिटल ढूंढेंगे, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग ढूंढेंगे, फिर रिजर्व सरप्लस उससे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग से पहले ढूंढेंगे। ठीक, एक एक आइटम को ढूंढने में सर वो बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। सर मैं आपको बताऊं, इससे आसान सर कोई क्वेश्चन नहीं। हम पता क्या करेंगे सर? हम एक लाइन ऑफ आइटम से लग जाएंगे। ठीक, बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर? स्टेप 2 फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 2 पता क्या रहेगा सर? हम पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। सर हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, ठीक, फिर P&L का फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि सर आपका पार्ट 1 में सर आपका बैलेंस शीट आती है, पार्ट 2 में सर आपका P&L आता है। ठीक जी सर। फॉर्मेट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे सर? नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक जी सर। सर अब कितने नोट बनेंगे? देखिए, शेयर कैपिटल का हम हमेशा नोट बनाएंगे, ठीक है सर। रिजर्व एंड सरप्लस का हमेशा नोट बनाएंगे, तो 2 नोट हो गए। हाँ जी। इसके बाद हम क्या करेंगे सर? सर बैलेंस शीट के अंदर देखिए, हेडिंग है, सब हेडिंग है। हाँ जी सर। अब जैसे सर आपका नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक सब हेडिंग हो गया। ठीक जी सर। जिस भी हेडिंग या सब हेडिंग के अंदर सर एक से ज्यादा आइटमें हैं या उसकी एडजस्टमेंट दे रखी है, हम उसका नोट बना देंगे। सर दोबारा बोलना, देखिए बात सुनिए ध्यान से ना। शेयर कैपिटल नोट 1, रिजर्व एंड सरप्लस नोट 2। सर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? जिस भी हेडिंग या सब हेडिंग के अंदर एक से ज्यादा आइटम है उसका नोट बनाएंगे, या फिर सर जिसकी एडजस्टमेंट दे रखे। ठीक जी सर। चलें, हाँ जी आइए। अब इस क्वेश्चन में सर हमें क्या करना पड़ेगा सर? नोट बनाने। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने बना लिया होगा, P&L का फॉर्मेट हमने बना लिया होगा, और सर जब बैलेंस शीट या P&L का फॉर्मेट बनाएंगे तो वहां पे नोट का भी कॉलम आ जाएगा। ठीक जी सर। पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट। ठीक, अब इस क्वेश्चन में सर देखिए मेरे साथ साथ सर आप लिखेंगे प्लीज। पहला नोट कौन सा बनेगा सर? शेयर कैपिटल। सेकंड नोट सर रिजर्व एंड सरप्लस। इस क्वेश्चन में कंपैरेटिवली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में ना आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, और इसके बाद के भी क्वेश्चन कराऊंगा उनमें प्रोसीजर बताऊंगा, लेकिन सर तब तक आप प्रोसीजर के हैप्चुअल हो चुके होंगे। ठीक जी सर। थर्ड देखिए सर, एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करते हैं। सबसे पहले सर आपका शेयर कैपिटल, ठीक है सर। उसके बाद जो रिजर्व एंड सरप्लस उसका नोट बन गया। हाँ जी सर। उसके बाद सर क्या आएगा सर? उसके बाद आपका आएगा सर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सर है नहीं इस क्वेश्चन में। सर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है नहीं इस क्वेश्चन में। सर उसके बाद आपका आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी में सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे सर 10% डिवेंचर सिर्फ एक ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखी, तो सर इसके नोट की नीड एज सच नहीं है। लेकिन हमारा स्टडी मेट सर क्या करता है? जनरली लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनाता है। कोई बात नहीं, हम भी बना देते हैं। अगर आप ना भी बनाओगे तो एग्जाम में काम चल जाएगा, क्योंकि एक ही आइटम दे रखी, लेकिन सर बनाने में कोई बुराई भी नहीं। ठीक जी सर। उसके बाद सर क्या आएगा सर? देखिए उसके बाद आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है।
सर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के बाद सर क्या आएगा आपका, सर अदर आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की सर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन सर क्वेश्चन में नहीं है, ठीक जी सर। उसके बाद सर करंट लाइबिलिटी में सिर्फ एक ही आइटम दे रखी, ट्रेड पेबल, डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। असेट में सर नॉन करंट असेट में सबसे पहले क्या आएगा सर, आपका आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट, जिसमें सर पहली आइटम कौन सी आएगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट भी दे रखी है और एक से ज्यादा आइटम भी दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट बनाएंगे, ठीक जी सर। आप ये साथ साथ फॉर्मेट बना रहे हैं, ठीक है जी सर। उसके बाद सर क्या आएगा, देखिए सर उसके बाद अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, सर नहीं दे रखा है यहाँ पे। डेफर्ड टैक्स असेट सर नहीं दे रखा, ठीक जी सर। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद वैसे आपका आता है इंटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, लेकिन कोई भी आइटम नहीं दे रखी। उसके बाद सर आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेफर्ड टैक्स असेट की सर इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस की सर इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। अदर नॉन करंट असेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है। करंट असेट में सर आपका इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल सर डायरेक्ट एक एक आइटम दे रखी और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दे रखी, तो नोट बनाने के ऐसा नीड नहीं, ठीक जी सर। सर उसके बाद आपका आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक का बैलेंस है सर, डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक जी सर। सर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज यहाँ पे नहीं है सर, आपका अदर करंट असेट नहीं है, ठीक जी सर। तो अभी तक अपने 4 नोट हो गए। उसके बाद सर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल लिख लेंगे। उसके बाद सर अदर इनकम, देखिए अदर इनकम में अगर आप देखेंगे तो सर यहाँ पे एक तो आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, ये चला जाएगा सर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक जी सर। अब सर क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट दे रखी तो हम लोग एक काम करते हैं सर, इसका नोट बना लेते हैं, अदर इनकम, ठीक जी सर। उसके बाद सर अपना एडजस्टेड परचेज दे दी, तो इंक्रीज डिक्रीज इन इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो सब सर इसके अंदर एडजस्ट होगा, इसके नोट की नीड नहीं है। उसके बाद सर आपका जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है, एक बार मैं चीज़ें बोल दूं दोबारा से, हाँ जी सर। देखिए सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, एक ही आइटम है। अदर इनकम सर हमने नोट बना लिया। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड सर आपका इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड सर आपका एडजस्ट कर रखा है इन्वेंट्री के साथ, ठीक है, मतलब चेंज इन इन्वेंट्री की अलग से इन्फॉर्मेशन में लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक जी सर। सर उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज आएगा सर। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं दे रखा। उसके बाद सर क्या आएगा सर, उसके बाद अपना आता फाइनेंस कॉस्ट, ठीक जी सर। सर हमारा इंस्टीट्यूट जनरली क्या करता है सर, अगर एक भी आइटम दे रखी ना तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट भी बनाता है, और इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट जाता है, जैसे सर यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट है तो सर इसका भी नोट बना देता है, ठीक जी सर। ऐसे इस क्वेश्चन में नीड नहीं थी, लेकिन इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं हम लोग क्या करें, नोट बना लेंगे, ठीक, फाइनेंस कॉस्ट सर। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अदर एक्सपेंसेज आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का सर जो नोट है वो आपका सर पीपी के नोट से आ जाएगा, ठीक जी सर, अलग से नोट बनाने की नीड नहीं है। अदर एक्सपेंसेस, अब सर जो कॉपी है अपनी, ठीक है जी सर, उसमें सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है सर। P&L का फॉर्मेट बन चुका है सर, बिल्कुल बन चुका है सर। नोट के फॉर्मेट बन चुके हैं, ठीक जी सर। अब हम सबसे पहले क्या करें सर, रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 आ जाएगा अपना, ठीक जी सर। आइए अब हम क्या करेंगे सर, पहले आइटम से लग जाएंगे, अगर उसे रिलेटेड एडजस्टमेंट के साथ साथ एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। आप देखना सर कभी गलती होगी नहीं, क्यों, देखिए क्योंकि शेड्यूल 3 आपको आता है, और जब आप एक ही लाइन ऑफ आइटम से लग जाएंगे सर तो कोई आइटम मिस होगी नहीं। जब कोई आइटम मिस नहीं होगी तो सर गलती होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और सर फॉर्मेट अपने सारे तैयार हैं, बार बार हमें क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल सर इसका नोट बनेगा। आइए सबसे पहले सर हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर सर ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखाएंगे, 40,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक जी सर। 4 लाख की कैपिटल आ गई ऑथराइज कैपिटल, ठीक जी सर। उसके बाद सर अपना इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल आ जाएगी सर, ये आपका 3 लाख है ना जी सर। तो 10 के हिसाब से सर आपका 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक जी सर। ये देखिए सर ऑथराइज कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक जी सर। चले, हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं सर। अब मैं एक काम करता हूँ, जो जो आइटम है सर यहाँ पे हो रही है सर उसको ठीक करता चलता हूँ, ठीक। 10% डिबेंचर सर कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर लिख देंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में सर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तो चेक कर लेंगे क्रॉस टैली करके कि डिबेंचर इंटरेस्ट वगैरह रिकॉर्ड कर रखा नहीं कर रखा, ठीक जी सर। अमाउंट चाहे इक्विवेलेंट ना हो, क्योंकि हो सकता है डिबेंचर सर मिडिल ऑफ द ईयर में इशू हो, ठीक जी सर। तो सर अगर मान लो डिबेंचर इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं दे रखा होता तो हम लोग क्या करते सर, फिर उसे रिकॉर्ड कर लेते एज ए एक्सपेंडिचर भी, और सर एक्रूड एक्सपेंडिचर भी, ठीक जी सर। अब सर यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट दे रखा तो इट मीन्स क्या, डिबेंचर इंटरेस्ट पे हो चुका होगा तो एक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की नीड नहीं है, ठीक। जनरल रिजर्व सर, रिजर्व एंड सरप्लस में
P&L अकाउंट सर आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक जी सर। सिक्योरिटी प्रीमियम सर आपका 40 से रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक जी सर। सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और आपका P&L अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, ठीक जी सर। चलिए, ऐसा नहीं कि अब इसे शेड्यूल को हमें कंप्लीट करना है, इस नोट को हमें कंप्लीट करना ना सर, हम तो लाइन ऑफ आइटम के हिसाब से चलते रहेंगे, ठीक जी सर। सेल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर आपका डायरेक्ट P&L में, क्योंकि इसका नोट नहीं बना था। ट्रेड पेबल सर डायरेक्ट आपका बैलेंस शीट में सर आपका करंट लायबिलिटी के अंदर, ये देखिए। उसके बाद सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सर, अब जैसे ये आइटम आ गए, ये पीपी से रिलेटेड, तो हम पीपी का नोट कंप्लीट करेंगे, ठीक जी सर। पीपी की नोट की बात करें सर, देखिए लैंड का बैलेंस 220 है, ठीक है। और सर क्वेश्चन ने हमें बोला है, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट 2 दे रखी है। कंपनी को एडवाइस किया है उसके इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने कि उसे लैंड को रिवैल्यू करना कितने में, 360 पे। तो सर आपका 140 से रिवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ जाएगा और 360 सर हम लोग क्या करेंगे, पीपी के अंदर सर लैंड को दिखाएंगे, ठीक जी सर। तो ये देखिए सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस में सर आपका 140 आ गया जी सर। और सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सर ये देखिए ओपनिंग बैलेंस लैंड का, क्लोजिंग बैलेंस सर ये आपका रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट आ गई, ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं सर। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस सर 770 है, बिल्कुल ठीक है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का सर ओपनिंग बैलेंस सर आपका 172 है, बिल्कुल ठीक है सर। अब हमने क्या किया सर, एक प्लांट जिसकी कॉस्ट 10 थी, डेप्रिसिएशन सर उसके ऊपर कितना था सर, 8 था, 1 अप्रैल को है, ठीक जी सर। सर इसे हमने डिस्पोजल कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो सर करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, एडजस्टमेंट नंबर सर 5 दे रखी है। अच्छा 4 मैंने यहाँ लिख लिया था, ये एडजस्टमेंट नंबर 4 भी है और इसके एडजस्टमेंट नंबर 4 भी, ठीक जी सर। 4 का ट्रीटमेंट हो गया क्योंकि रेक्टिफाइड एंट्री के थ्रू सर हमने एडजस्ट करना, ठीक जी सर। डेप्रिसिएशन सर 10% है, ऑन कॉस्ट है, तो सर आपका 770, 10 के सर फर्स्ट डे ऑफ द ईयर बिक गई है, तो इनटू सर आपका 10%, सर 76 से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक जी सर। सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ आएगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक जी सर। अच्छा 770 माइनस 10, 760 की असेट आ गई, डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ गया 172 माइनस 8 प्लस 76 सर 240, नेट बैलेंस आ गया सर माइनस 760 सर 520 से, ठीक जी सर। आइए एक एक करके टिक करते हैं। 520 सर आपका पीपी के नोट के अंदर आ जाएगा, ये देखिए, ठीक जी सर। चलिए हाँ जी, 76 सर आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर, ठीक। नोट नंबर आप इसका 4 लिख लेंगे क्योंकि नोट नंबर सर 4 में हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक जी सर। अच्छा सर जो असेट बिकी थी उसके ऊपर सर 2 का गेन आ गया, तो अदर इनकम के नोट में आ जाएगा, ये देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक जी सर। सेल वैल्यू बुक वैल्यू आ गई, ठीक जी सर। सस्पेंस अकाउंट सर हट गया और बाकी सर जो जो इम्पैक्ट थे हमने सारे इम्पैक्ट दिखा दिए। अब जब आप इस अप्रोच से काम करेंगे, आप एक बात बताइए सर, गलती हो ही नहीं सकती क्योंकि कोई आइटम मिस होगी ही नहीं सर। इस क्लास के बाद ना आपने ना 2 क्वेश्चन सर इसी अप्रोच के तहत सोल्व करके खुद से देखने, आप देखना कभी गलती ही नहीं होगी सर आपसे ना। आइए ट्रेड रिसीवेबल सर डायरेक्ट आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा करंट असेट के अंदर, क्योंकि सर इसका कोई नोट नहीं था, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी और एक ही आइटम थी सर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए सर आपका इन्वेंट्री क्लोजिंग सर आपका करंट असेट में आ गया, बैंक सर करंट असेट में आ गया, परचेजेस सर आपका डायरेक्ट आ जाएगा P&L में, परचेजेस, ठीक जी सर। करंट असेट पे चलते हैं, इन्वेंट्री आ गया, कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया, ठीक जी सर। अच्छा एडजस्टेड परचेज सर आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर था, ये टिक हो गया जी सर। इन्वेंट्री टिक होगी जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंडिचर सर अदर एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट सर आपका कहाँ पे आएगा सर, फाइनेंस कॉस्ट के नोट में आ जाएगा। और इंटरिम डिविडेंड पेड सर हम लोग क्या करेंगे सर, रिजर्व एंड सरप्लस में P&L अकाउंट में से माइनस करके दिखा देंगे। ये देखिए सर इंटरिम डिविडेंड आ गया, ठीक जी सर। आपका अदर एक्सपेंसेस, ये डिबेंचर कॉस्ट आ गई, ठीक जी सर। चलिए जो चीज़ें नोट में अभी वो नोट में ही है, अभी हमने फाइनल टिक नहीं किया। अच्छा पहली इन्फॉर्मेशन होगी, सेकंड इन्फॉर्मेशन सर होगी, थर्ड इन्फॉर्मेशन सर आप एक नोट डाल देंगे क्या, कि जो डिविडेंड आपका सर कितने से आएगा 30,000 से सर, उसे नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे। ये देखिए ये लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होगी सर, हम इसे सर क्या करेंगे सर,
डिक्लेयर हुआ, तो सर ये नोट में दिखा दिया हमने, और इसे अगले साल सर रिकॉर्ड कर लेंगे। सच डिविडेंड विल बी डिस्क्लोज इन नोट्स ओनली। ठीक, चले, हाँ जी सर आइए। इसके बाद सर एडजस्टमेंट नंबर 4-5 होगी। ठीक जी सर। अब यहाँ पे देखिए सर, हमने कोई भी आइटम मिस नहीं की। अब हम क्या करेंगे सर, नोट के टोटल करेंगे। सर नोट में सबसे पहले सर आपका शेयर कैपिटल सर चला गया शेयर कैपिटल में। नोट नंबर 2 सर पेंडिंग रहेगा, क्योंकि अभी हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना। ठीक जी सर। नोट नंबर 3 सर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग टिक कर देंगे। नोट नंबर सर 4 आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सर टोटल। नोट नंबर 5 सर आपका अदर इनकम 2 से। नोट नंबर सर आपका जो 6 है फाइनेंस कॉस्ट, और 7 सर अदर एक्सपेंसेस। ये देखिए सर अदर एक्सपेंसेस फाइनेंस कॉस्ट। चले, हाँ जी सर। अब यहाँ पे देखिए सर कोई भी आइटम अनटिक नहीं है सर। ये करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया, इसे रिजर्व एंड सरप्लस में लेके जाएंगे सर। ये फाइनल रिजर्व एंड सरप्लस का के अंदर सर P&L अकाउंट का बैलेंस आ गया। ये फाइनल बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, जिसे सर हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में टिक कर देंगे। ठीक जी सर। चले, हाँ जी। अब यहाँ पे देखिए सर अपनी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अपनी ये प्रोसीजर फॉलो करना। ठीक, आइए मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर सर आपको 2-3 आइटमों के बारे में बताता हूँ। देखिए क्या होता है सर, एक होता है सर फिनिश गुड्स, एक होता है ट्रेडेड गुड्स। क्या डिफरेंस होता है सर, जब एंटिटी क्या करती है सर, गुड्स परचेज करके फर्दर सेल करती है सर, उसे ट्रेडेड गुड्स बोलते हैं। और जब एंटिटी क्या करती है सर, रॉ मटेरियल परचेज करती है, उसे प्रोसेस करती है, उसके बाद सर जो गुड्स आते हैं उसे फिनिश गुड्स बोलते हैं। ठीक जी सर। अब सर एक एंटिटी क्या करती है सर, ट्रेडेड गुड्स में डील करती है। ठीक जी सर। तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में सर आइटमों को कैसे दिखाएंगे, मैं आपको पहले टी फॉर्म में बताऊंगा, फिर सर स्टेटमेंट में बताऊंगा। ठीक जी सर, क्योंकि अल्टीमेट सर हमें स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है, लेकिन सर क्लैरिटी आ गई आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L में टी फॉर्म में। ठीक जी सर। सर देखिए हमारी कंपनी ने क्या किया सर, सर जो डील करते हैं ना गुड्स में सर, वो ट्रेडेड गुड्स में डील करते हैं। ठीक जी सर। सर हमारे पास मान लेते ओपनिंग स्टॉक 10,000 था। ठीक जी सर। सर क्लोजिंग स्टॉक 12,000 था। ठीक है सर। और हमने 1 लाख का गुड्स परचेज किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये है कि 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 1 लाख का सर हमने गुड्स परचेज किया, और क्लोजिंग स्टॉक सर आपका 12,000 है। इट मींस क्या सर, 98,000 सर अपना क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल। आइए इस बात को लिख के दिखाता हूं। कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, माइनस आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक जी सर। चलिए, हाँ जी सर। मान लो कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। ओपनिंग स्टॉक सर अपना 10,000 से 1 लाख के सर परचेज आ गई, 12,000 सर क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इट मीन्स ये है कि सर जो आइटम हमने यहाँ पे बेची है ना सेल, उसके अगेंस्ट सर जो अपनी कॉस्ट आई है गुड्स की ना, वो कितनी आई है सर, 10,000 प्लस आपका 1 लाख माइनस 12,000 सर 98,000 कॉस्ट आई। ठीक जी सर। तो सर जब हम लोग टी फॉर्म में P&L बनाते हैं तो सर वो ऑटोमेटिक सर कॉस्ट ऑफ सेल रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक जी सर। लेकिन सर स्टेटमेंट फॉर्म में जब हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं, सर यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस आ गया। ठीक, तो हम बेसिकली क्या करते हैं सर, परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं 1 लाख। अब सर हमें बेसिकली क्या करना होता है सर, जो हमने गुड सेल किए, जो हमने क्या किया, गुड सेल किए, मान लेते हैं 120 के हमने गुड सेल किया, 130 मान लेते हैं। ठीक जी सर। अब सर उसके अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल चार्ज करनी होती है। सर यहाँ पे अगर मैं 130 लिखता हूँ तो टी फॉर्म में सर जीपी कितना आ जाएगा सर, 130 प्लस आपका 12,000 माइनस सर आपका 10,000 माइनस सर आपका 1 लाख। सर जीपी आ गया अपना 32,000 से। बन गई बात जी सर। अब सर यहाँ पे बेसिकली शेड्यूल 3 ये कहता है कि आप एक तो क्या करेंगे, परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करेंगे, और एक आप इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक दिखाएंगे। ठीक जी सर। अगर स्टॉक मेरा इंक्रीज होता है, इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये कि सर मेरा जो परचेज था वो कम कंज्यूम हुआ। ठीक जी सर। मतलब परचेज वाला गुड सर कम बिका है। इट मीन्स क्या सर, कि जो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है वो कम होगी। ठीक जी सर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, इंक्रीज इन स्टॉक को माइनस करके दिखा देंगे,
और अगर डिक्रीज इन स्टॉक है सर उसको बढ़ा के दिखा देंगे। सर स्टॉक डिक्रीज का मतलब क्या है कि जो मैंने गुड्स परचेज किए थे उसके कंपैरिजन में सर ज्यादा गुड्स बिके, ठीक है जी सर। और इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब क्या है कि जो मैंने गुड्स परचेज किए थे सर उसके कंपैरिजन में सर कम गुड्स बिके, ठीक। तो सर यहाँ पे अगर आप देखें तो नेट एक्सपेंडिचर आपका 98,000 आ गया, ठीक जी सर। सर अब चलते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के पास, ठीक। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी तो सर वो क्या करेगी सर, वो रॉ मटेरियल परचेज करेगी, उसे प्रोसेस करके और फिनिश गुड्स बनाएगी, ठीक जी सर। तो इसलिए सर यहाँ पे जो हेडिंग आता है ना, पता किस नाम से आता है सर, वो आता है आपका मटेरियल कंज्यूम्ड के नाम से। सर मटेरियल कंज्यूम्ड और कॉस्ट ऑफ सेल में डिफरेंस होता है। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है सर, जो सेल हमने की उसके अगेंस्ट सर कॉस्ट कितनी गुड्स की, ठीक जी सर। और सर मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब होता है कि जो हमने सर प्रोसेस किया मटेरियल वो कितना है, ठीक जी सर। सर मटेरियल कंज्यूम्ड में आपका ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल आएगा बल्कि, प्लस परचेजेज आएगा रॉ मटेरियल, माइनस सर आपका क्लोजिंग रॉ मटेरियल आएगा। और सर कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अगर है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक जी सर। तो सर अब देखिए शेड्यूल 3 क्या कहता है, एक तो आप दिखाएंगे मटेरियल कंज्यूम, ठीक जी सर। अगर मटेरियल कंज्यूम्ड दिखाना है तो सर उसमें आपका ओपनिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल सर ऑटोमेटिक एडजस्ट होकर आ जाएगा, ठीक जी सर। फिर आप दिखाएंगे परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स में सर आप क्या करेंगे सर, इसे दिखाएंगे, ठीक जी सर। उसके बाद सर आप दिखाएंगे इंक्रीज डिक्रीज इन फिनिश गुड्स एंड ट्रेडेड गुड्स, ठीक जी सर। सर ट्रेडेड गुड्स यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज आ गया। ऐसे ही सर जो फिनिश गुड्स है, मान लो सर अपना फिनिश गुड्स ओपनिंग था सर 5,000 सर, क्लोजिंग था सर 17,000 से 18,000 से, ठीक है। तो 13,000 से स्टॉक बढ़ गया, इसका मतलब सर जो फिनिश गुड्स है वो सर बढ़ गया है। इट मीन्स क्या है कि सर जो फिनिश गुड्स अपने पास है, जितना ओपनिंग था और जो प्रोडक्शन हो गया है सर उसके कंपैरिजन में सर क्या है, स्टॉक कम बिका है, ठीक। इसलिए सर आपका स्टॉक बढ़ गया है। चले, हाँ जी सर। तो 3 हेडिंग है सर, एक आपका है मटेरियल कंज्यूम, ठीक है सर, और एक है सर आपका सर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और उसका बाद है सर आपका इंक्रीज डिक्रीज इन आपका फिनिश गुड्स WIP एंड सर आपका ट्रेडेड गुड्स, ठीक। चले, हाँ जी सर। आइए अब हम चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर सर 3 पे चलते हैं। सर 1 मिनट रुको, मैंने कहा हाँ जी। इलस्ट्रेशन 2 में सर ये सारी चीजें हमने क्यों नहीं दिखाई, देखिए इलस्ट्रेशन 2 में क्या हुआ सर, हमें क्वेश्चन ने एडजस्टेड परचेज निकाल के दी। इसका मतलब क्या है कि सर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री सर उसने एडजस्ट करके दे दी, और ये सर हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया। इट मीन्स क्या सर, इसमें ना ओपनिंग और क्लोजिंग में जो डिफरेंस होगा वो एडजस्ट हो चुका, ठीक। चले, हाँ जी सर। आइए इलस्ट्रेशन 1 में सबसे लास्ट में कराऊंगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सर आपका अलग कॉन्सेप्ट है। पहले हम लोग फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ेंगे, बहुत ही बड़ी इलस्ट्रेशन, बिल्कुल तसल्ली से कराएंगे, सेम प्रोसीजर से कराएंगे। You are required to prepare balance sheet and statement of P&L from the following trial balance of Haria Chemical Limited for the year ended 31st March X1। सर ये हरिया केमिकल लिमिटेड का ट्रायल बैलेंस दे दिया, ठीक। इन्वेंट्री सर आपका अगर ओपनिंग है तो सर हम इसे क्या करेंगे सर, क्लोजिंग के साथ कंपैरिजन करके चेंज इन इन्वेंट्री लिखेंगे, ठीक जी सर। और क्लोजिंग को बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक जी सर। आपका करंट असेट के अंदर फर्नीचर सर आपका PP है, और सर अगर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री तो सर हम इसे डायरेक्ट क्या करेंगे फिर बैलेंस शीट के अंदर लेके जाएंगे, करंट असेट के अंदर, ठीक जी सर। डिस्काउंट सर आपका एक्सपेंडिचर है। लोन टू डायरेक्टर सर आपने डायरेक्टर को लोन दिया, ठीक जी सर। देखिए जनरली क्या होता है सर, अगर हम लोन लेते हैं ना तो उसे लॉन्ग टर्म मान के चलते हैं, और अगर हम लोन देते डायरेक्टर को सर हम उसे शॉर्ट टर्म मान के चलते हैं, तो सर ये शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेज के अंदर आ जाएगा, ठीक जी सर। एडवर्टीजमेंट सर आपका अदर एक्सपेंसेस है, बैड डेट सर आपका अदर एक्सपेंसेस है, कमीशन सर आपका अदर एक्सपेंसेस है, ठीक जी सर। मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका मतलब सर ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल सर इसने नेट करके दे दिया, ठीक जी सर। प्लांट एंड मशीनरी सर आपका PP है। रेंटल सर रेंटल आपका एक्सपेंसेस है। करंट अकाउंट, अब सर करंट अकाउंट का मतलब यहाँ पे क्या सर, ये बैंक बैलेंस है, ठीक जी सर। कैश आपका सर कैश में आएगा, मतलब आपका करंट अकाउंट और कैश सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन सर फाइनेंस कॉस्ट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सर अदर एक्सपेंसेस है। फिक्सर सर आपका PP है। वेजेज सर सर जो आपका वेजेज है वो आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, ठीक जी सर। कंज्यूमेबल सर आपका अदर एक्सपेंसेस है। फ्री और लैंड सर आपका PP है। टूल्स एंड इक्विपमेंट सर आपका PP है। गुडविल सर आपका इंटेंजिबल एसेट, ठीक जी सर। ट्रेड रिसीवेबल सर आपका ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर में आ जाएगा। डीलर्स एड सर आपका अदर एक्सपेंसेस है। ट्रांजिट इंश्योरेंस सर आपका अदर एक्सपेंसेस है। ट्रेड एक्सपेंसेस सर आपका सर अदर एक्सपेंसेस है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट सर आपका अदर एक्सपेंसेस है। डिबेंचर इंटरेस्ट सर एक आपका बैंक इंटरेस्ट भी था तो ये फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक जी सर। इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका शेयर कैपिटल में 11% डिबेंचर सर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। बैंक लोन सर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। ट्रेड पेबल सर ट्रेड पेबल डायरेक्ट आप क्या करेंगे बैलेंस शीट के अंदर दिखा देंगे करंट लाइबिलिटी के अंदर। सेल सर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। रेंट रिसीव ट्रांसफर फी सर आपका अदर इनकम है।
P&L अकाउंट का बैलेंस सर आपका ओपनिंग बैलेंस है। डेप्रिसिएशन प्रोविजन सर आपका मशीनरी का ये ओपनिंग बैलेंस है। सर इस क्वेश्चन में एक फॉल्ट पता क्या है, इसमें ओपनिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन तो दे दिया मशीनरी का, करंट का डेप्रिसिएशन गायब कर रखा ना, रेट दे रखा था, हम क्या करेंगे सर, इग्नोर करेंगे। ठीक जी सर। सर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी। ठीक जी सर। आइए अब सर ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर एडजस्टमेंट क्वेश्चन है कोई भी नहीं दे रखे, सिर्फ एक इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करनी है। ठीक जी सर। तो यहाँ पे सर कितने नोट बनेंगे सर, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, P&L अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक जी सर। अब सर नोट स्टार्ट कर देंगे। पहला नोट सर आपका शेयर कैपिटल, एक सेकंड, सेकंड नोट सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक जी सर। थर्ड नोट कौन सा बनेगा सर, एक बार चेक करना पड़ेगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट फिर से। ठीक, आइए चलते हैं सर किस पे, बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे। सबसे पहले सर क्या आएगा सर, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल सर नोट बन गया, फिर रिजर्व एंड सरप्लस का सर नोट बन गया। सर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट सर क्वेश्चन में नहीं दे रखा। सर आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट सर आपका क्वेश्चन में नहीं दे रखा। नॉन करंट लाइबिलिटी में सर सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सर अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपकी दो है यहाँ पे, एक आपका 11% डिबेंचर, एक बैंक लोन है। तो सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बन जाएगा। सर उसके बाद डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक जी सर। सर करंट लाइबिलिटी में सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक जी सर। उसके बाद सर आपका ट्रेड पेबल आ जाएगा सर, डायरेक्ट लिख देंगे, एक ही आइटम है सर। उसके बाद सर आपका अदर करंट लाइबिलिटी सर यहाँ पे है नहीं, आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन सर यहाँ पे है नहीं। ठीक जी सर। उसके बाद सर आपका असेट साइड में सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक जी सर। इंटेंजिबल असेट सर अगर आप देखें तो गुडविल दे रखी है, हम सर क्या करेंगे डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक जी सर। सर और अपने को कोई भी नॉन करंट असेट नहीं दे रखी। सर करंट असेट में सर इन्वेंट्री है, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी। सर आपका ट्रेड रिसीवेबल की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सर कैश एंड बैंक बैलेंस सर एक से ज़्यादा आइटम है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक जी सर। आपका सर जो लोन टू डायरेक्टर है सर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। ठीक जी सर। जनरली सर इंस्टीट्यूट पता क्या करता है सर, इसका नोट नहीं बनाता एक ही आइटम का ना, लेकिन इस क्वेश्चन में सर नोट बना रखा है। तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस मैं नोट बना लेता हूँ सिर्फ आपके नोट टैली कराने के लिए, अदरवाइज सर इसका नोट की नीड नहीं। ठीक जी सर। उसके बाद सर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नोट नहीं बनेगा। अदर इनकम सर अगर आप देखेंगे तो एक से ज़्यादा आइटमें हैं सर। उसके बाद सर आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दे दिया सर, चेंज इन इन्वेंट्री का सर नोट बन जाएगा सर। उसके बाद आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सर एक ही आइटम है, लेकिन सर इंस्टीट्यूट पता जनरली क्या करता है सर, फाइनेंस कॉस्ट और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का नोट बनाता। ठीक जी सर। आप एक काम करेंगे, लिखेंगे हमारा इंस्टीट्यूट इन नोट को जनरली बनाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वन आइटम और मोर आइटम इन द नोट। एक सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स, सेकंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और थर्ड सर आपका फाइनेंस कॉस्ट। ठीक जी सर। चले, हाँ जी सर। आइए नोट नंबर 9 किसका बन जाएगा सर आपका, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सर। फाइनेंस कॉस्ट में सर खैर यहाँ पे एक से ज़्यादा आइटम है, और उसके बाद सर आपका आएगा अदर एक्सपेंसेस। अब सर देखिए अपने पास ना नोट तैयार है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार है, P&L का फॉर्मेट तैयार है। तो जो आइटम सर नोट में जाएंगे हम उसे क्या करें, नोट में लिख देंगे, और जो आइटम है सर डायरेक्ट बैलेंस शीट या P&L में जाएगी सर उसे हम डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक जी सर। आइए शुरू कर लेते। सबसे पहले क्या आएगा सर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। सर किस में आएगा सर, शेयर कैपिटल के नोट में। ठीक, आपका 10 का एक शेयर, 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। ठीक जी सर। नोट नंबर 1 ये देखिए, ऑथराइज्ड भी उतनी है सर, इशूड एंड सब्सक्राइब भी उतनी। ठीक जी सर। नेक्स्ट आइटम सर 11% डिबेंचर बैंक लोन। सर कहां पे आएगा सर, ये दोनों आ जाएंगे अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। अभी मैं टोटल नहीं कर रहा। ठीक जी सर। हालांकि यहाँ पे सर टोटल डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि और आइटम में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सर टोटल नहीं कर, टोटल हम लोग लास्ट में कर लेंगे। ठीक जी सर। सर ट्रेड पेबल डायरेक्ट सर आपका बैलेंस शीट के अंदर, करंट लायबिलिटी में। चलिए सेल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर,
सर उसके बाद सर ये दोनों आइटमें अदर इनकम में चली जाएगी। सर पी एंड एल अकाउंट सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस के नाम से। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस ऑफ पी एंड एल एज पर लास्ट बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग। अदर इनकम में सर आपका रेंट रिसीव ट्रांसफर फी। चले? हाँ जी सर, बिल्कुल चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर आपका डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है मशीनरी पे। तो जो जो आइटमें पीपी की हैं सर एक साथ लिखे ना, नीड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है सर, हम फिर वही काम करने लग जाएंगे, किसी चीज़ को ढूंढेंगे। बस एक काम करते हैं सर, प्लांट एंड मशीनरी को लिख लेते हैं अभी, ठीक है। कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक जी सर, पीपी के अंदर ना। नोट नंबर आपका 4 था, प्लांट एंड मशीनरी। आप इसे स्टार्टिंग में भी लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है तब, ठीक। चले? हाँ जी सर, चलिए। इन्वेंट्री सर, चेंज इन इन्वेंट्री आ जाएगा 680 का ओपनिंग बैलेंस है इन्वेंट्री का, और क्लोजिंग सर आपका 823 है। तो सर माइनस में आ जाएगा एक्सपेंडिचर में, क्योंकि एक तरीके से इनकम बढ़ेगी, क्योंकि आपका इन्वेंट्री बढ़ेगी सर। 823 माइनस आपका 680, 143 आ जाएगा सर। दोनों आइटम में हम लोग दिखाएंगे सर नोट में, चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग, क्लोजिंग। और सर क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे, डायरेक्ट करंट असेट के अंदर, ठीक जी सर। चलें? हाँ जी, आइए। फर्नीचर पीपी के अंदर, डिस्काउंट सर अदर एक्सपेंसेस के अंदर, एडवर्टीजमेंट अदर एक्सपेंसेस के अंदर, बेड डेट अदर एक्सपेंसेस के अंदर, कमीशन सर आपका अदर एक्सपेंसेस के अंदर, और मेटेरियल कंज्यूम सर आपका डायरेक्ट पी एंड एल में। आइए ये सारी चीज़ टिक करा देता हूँ। पी एंड एल में सर आपका मेटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, ये देखिए। और सर आपका फर्नीचर था पीपी के अंदर, अदर एक्सपेंसेस में चलते हैं सर। बेड डेट था, डिस्काउंट था, कमीशन था, और भी था, तो एक बार चेक कर लेते हैं। बेड डेट, कमीशन, आपका एडवर्टीजमेंट था, और डिस्काउंट था, ठीक जी सर। सर लोन टू डायरेक्टर आपका उसमें आ जाएगा, एक्चुअली वो ये पहले से राउंड कर रखा था ना, तो मैंने अगली आइटम बोल दी। लोन टू डायरेक्टर सर आपका शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज में आ जाएगा, उसको हमने नोट बना लिया, डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे उसको, ठीक जी सर। आपका पहले मैं टिक कराता हूँ, ये देखिए, लोन टू डायरेक्टर, एक्सपेंसेस में सर एडवर्टीजमेंट, ठीक। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी सर अपना हो गया था। रेंटल सर एक्सपेंसेस में सर, करंट अकाउंट और कैश सर ये आपका आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नोट पे चलते हैं सर। पहले हम लोग ना सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ना बैंक बैलेंस दिखाते हैं, फिर सर आपका कैश इन हैंड दिखाते हैं, ठीक जी सर। चले? हाँ जी, आइए। टोटल मैं बाद में करूँगा। और सर आपका अदर एक्सपेंसेस में था रेंटल, जी सर। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन सर ये आपका आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में, फिक्सचर सर आपका पीपी के अंदर, वेजेस सर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर, कंज्यूमेबल सर आपका अदर एक्सपेंसेस के अंदर, फ्री ऑन लैंड सर आपका पीपी के अंदर। आइए ये ऑटोमेटिक करते हैं। ये देखिए फ्री ऑन लैंड, अच्छा फर्नीचर पहले था, वो फिक्सर्स पे टिक हो गया उस टाइम, ठीक, ये फिक्सर्स आ गया। और सर उसके बाद चलते हैं अदर एक्सपेंसेस में, कंज्यूमेबल आ गया आपका, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ गया, वेजेस सर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर आ गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन सर आपका आ गया फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, ठीक। चले जी सर, आइए। टूल एंड इक्विपमेंट सर आपका पीपी के अंदर, गुडविल सर आपका डायरेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट में इनटेंजिबल एसेट के नाम से। ये देखिए गुडविल पीपी के अंदर सर टूल एंड इक्विपमेंट, ठीक, ये सब क्लोजिंग बैलेंस आ गए। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल सर आपका डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ जाएगा। डीलर्स एट अदर एक्सपेंसेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस अदर एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट सर अदर एक्सपेंसेस, डिवेंचर इंटरेस्ट सर आपका फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आएगा, ठीक जी सर। ट्रेड रिसीवेबल आ गया जी सर,
फाइनेंस कॉस्ट में सर आपका डिवेंचर इंटरेस्ट आ गया, बिल्कुल सर। सर आपका डीलर एड, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसिव, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, ठीक जी सर। चले हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री सर हमने दिखा दी थी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नोट पे। नोट का टोटल करेंगे और साथ साथ सर पोस्टिंग करेंगे सर 25 लाख। नोट नंबर 2 अपना पेंडिंग रहेगा। नोट नंबर 3 सर आपका 1145, बैलेंस शीट में सर आपका 1145। नोट नंबर 4 सर 30,05,000, 30,05,000। नोट नंबर 5 सर 53,000, 53,000। नोट नंबर 6 सर आपका 80,000, 80,000। नोट नंबर 7 सर आपका अदर इनकम। नोट नंबर 8 सर आपका चेंज इन इन्वेंट्री। अदर इनकम, चेंज इन इन्वेंट्री। उसके बाद सर एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट और सर अदर एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन करंट ईयर का मैं नहीं दे रखा, क्वेश्चन में सर टेक्निकल मिस्टेक है ये। आपका एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, ठीक जी सर। अब देखिए सर P&L में सारी चीज़ें ठीक होगी, हाँ जी सर। ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स है नहीं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया, ठीक जी सर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर तो आपका ये प्रॉफिट हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में मर्ज कर देंगे। 740 का सर आपका फाइनल प्रॉफिट आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल सर, बैलेंस शीट का टोटल आपका टैली हो गया। सर अगर आप इस अप्रोच से काम करेंगे ना तो आप देखना कोई भी आइटम मिस नहीं होगी, ठीक। चले हाँ जी सर। और भी क्वेश्चन कराओगे? हाँ जी बिल्कुल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बड़ी इलस्ट्रेशन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। सर आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना और बैलेंस शीट बनानी है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ द इंटरनेशनल होटल लिमिटेड, ठीक जी सर। ऑथराइज कैपिटल सर डिवाइडेड इनटू 5,000 6% प्रेफरेंस से ऑफ 100 ईच एंड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ठीक। तो 5 लाख की सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड है और 10 लाख की सर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड है, ऑथराइज कैपिटल आ गया, ठीक जी सर। सर सब्सक्राइब कैपिटल में सर आपका जो प्रेफरेंस शेयर है वो 5 लाख से आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका 8,05,000 से आ गया, ठीक जी सर। सर परचेज, अब सर ये आपका होटल इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, तो सर वाइन, सिगरेट और सिगार सर ये परचेज हुए हैं, ठीक है। फूड स्टॉक, देखिए सर होटल में ना खाना बनता है तो सर ये आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा और सर ये आपका ट्रेडेड गुड्स हो जाएगा, ठीक जी सर। तो सर इसमें हम परचेज भी रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज रिकॉर्ड करेंगे, ठीक जी सर P&L में ना। और फूड स्टॉक में हम लोग क्या करेंगे सर, आपका मेटेरियल कंज्यूम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक जी सर। वेजेज एंड सैलरी आ गया सर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेज सर आपका अदर एक्सपेंसेस, ठीक जी सर। लॉन्ड्री सर आपका अदर एक्सपेंसेस। सेल सर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। कोल एंड फायरवुड सर कैरिज एंड कॉलेज ये एक्सपेंडिचर सर। सन्ड्री एक्सपेंसेस सर एक्सपेंडिचर है। एडवर्टीजिंग सर एक्सपेंडिचर है। रिपेयर सर एक्सपेंडिचर है। रेंट ऑफ रूम सर बिलियार्ड। सर देखिए क्या होता है सर, जो होटल है ना उसका मेन काम क्या होता है सर, सर आपका रूम रेंट पे देना सर, अपना आपका खाना देना, ठीक जी सर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, ठीक जी सर। और सर जो आपका रेंट है वो भी क्या आ जाएगा सर, सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा सर। जैसे बिलियार्ड है सर, ये एक सर्विस होती है तो सर ये भी आपका क्या हो जाएगा, मतलब एक तरीके से सर ये आपका गेम फैसिलिटी है, ये भी सर एक तरीके से कोर एक्टिविटी होती है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ये भी आपका आ जाएगा, ठीक जी सर। मिसलेनियस रिसीप्ट सर आपका अदर इनकम। डिस्काउंट रिसीप्ट सर आपका अदर इनकम। ट्रांसफर फी सर आपका अदर इनकम, ठीक जी सर। फ्री लैंड एंड बिल्डिंग सर आपका PP। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है ना सर, उससे हम ना सर फर्दर सब हेड में डिवाइड करते हैं सर। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो वाइन, सिगरेट, सिगार है, फूड है सर, ये आपका सेल ऑफ गुड्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है, सेल ऑफ प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक जी सर। सर ये आपका रेंडरिंग और सर्विस के अंदर आ जाएगा, बाकी अदर इनकम आ गई, ठीक। फर्नीचर एंड फिटिंग सर आपका PP। इन्वेंट्री सर ओपनिंग बैलेंस दे दिया, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश विद बैंक सर ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर सर एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक जी सर। डिवेंचर आगे सर। सर अब इस क्वेश्चन में देखेंगे आप तो डिवेंचर तो दे दिया, ठीक है जी सर। अभी तक सर क्वेश्चन में कहीं पे भी इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आई है, ठीक है। P&L अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ गया, ट्रेड पेबल सर आ गया,
ट्रेड रिसीवेबल आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, गुडविल एट कॉस्ट आ गया, जनरल रिजर्व आ गया। ठीक जी सर, हमने सर आराम से क्वेश्चन पढ़ा और साथ साथ आइटम में बोलते चले। ठीक, अब सर यहाँ पे अगर आप देखें तो डिबेंचर इंटरेस्ट सर कहीं भी रिकॉर्ड नहीं कर रखा। अब क्वेश्चन है अगर इशू डेट नहीं दी तो हम लोग मान के चलेंगे सर स्टार्टिंग से ही डिबेंचर की आउटस्टैंडिंग है, तो 12,000 से सर क्या आ जाएगा आपका डिबेंचर इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी और एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट सर आपका अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। ठीक, वेजेज एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग आ गया सर, अदर आपका करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा और सर आपका सैलरी एंड वेजेज के साथ हम जोड़ कर दिखाएंगे। ठीक, इन्वेंट्री का सर क्लोजिंग बैलेंस आ गया। डेप्रिसिएशन के लिए वो कह रहा है कि जो फर्नीचर एंड फिटिंग है सर 5% के हिसाब से चार्ज करना, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर सर 2% के हिसाब से चार्ज करना। ठीक जी सर, द इक्विटी कैपिटल ऑन 1 अप्रैल X1 स्टूड एट 720। सर इक्विटी कैपिटल क्लोजिंग कितनी है अपनी सर 8,05,000 है। क्वेश्चन कह रहा है सर कि जो अपनी इक्विटी कैपिटल है ओपनिंग 720 से, ठीक है साहब, और क्लोजिंग सर 8,05,000 से। ठीक, अच्छा, द इक्विटी कैपिटल ऑन 1 अप्रैल X1 स्टूड एट 720, दैट इज 6,000 शेयर फुल्ली पेड। सर जो 6,000 शेयर है वो फुल्ली पेड अप है, एंड 2,000 शेयर आपका सर 60 पेड अप है। ओके, इसका बाइफर्केशन दे दिया सर, कैसे सर 6,000 शेयर है 100 के हिसाब से सर आपका 6 लाख आ गया, और आपका 2,000 शेयर है सर 60 पेड अप है 120 आ गया। ठीक है जी सर, तो 40 सर अभी अनपेड है। द डायरेक्टर मेड ए कॉल ऑफ 40 ऑन 1 अक्टूबर। सर 40 के हिसाब से सर कॉल मंगाई गई। अब अगर 40 के हिसाब से कॉल मंगाई गई सर तो क्या क्या घटना घटी, देखिए, ए शेयर होल्डर कुड नॉट पे द कॉल ऑन 100 शेयर एंड हिज शेयर वर देन फॉरफिटेड। देखिए सर क्या हुआ, जो 2,000 शेयर है सर इसका फर्दर बाइफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है जी सर, एक काम करते हैं 120 का अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं सर। इसमें 100 शेयर एक शेयर होल्डर के पास है, 1900 सर अनदर शेयर होल्डर के पास। ठीक जी सर, सर इनसे 40 मंगाए तो इन्होंने क्या किया सर, अमाउंट पे कर दिया आपका 1900 इंटू 40, सर 76,000 की इन्होंने पेमेंट कर दी। लेकिन सर जब इनसे 40 मंगाए तो इन्होंने पेमेंट नहीं की, तो हम क्या करेंगे सर, सर जो 60 आए हैं हमने क्या किया सर, फॉरफीचर कर लिया। ठीक जी सर, तो सर कैपिटल कितनी आ गई 120 प्लस 76,000 माइनस सर इसमें से 6,000 का सर फॉरफीचर अमाउंट आ जाएगा। ठीक जी सर, तो 1,14,000 प्लस 76,000 सर आपका 190 का अमाउंट आ गया। ठीक, चले हाँ जी सर, और सर जो 100 शेयर है शेयर फॉरफीचर के अंदर सर अपना 6,000 का अमाउंट आ गया। चले बिल्कुल चलते हैं सर, आगे देखिए क्या लिखता है, क्योंकि सर जो कॉल आ रखी थी वो हमने फॉरफिट कर ली। ए शेयर होल्डर कुड नॉट पे द कॉल ऑन 100 शेयर एंड हिज शेयर वर देन फॉरफिटेड। ठीक है, एंड रीइशूड एट 90 पर शेयर एज फुल्ली पेड। सर अब हमने उन्हें क्या किया, रीइशू कर दिया। ठीक जी सर, सर जब हम उन्हें रीइशू करेंगे तो सर यहां से तो ये हट गए, हाँ जी सर 9 के हिसाब से हमने रीइशू किया, लेकिन मैं आपको बता दूं सर हम फेस वैल्यू को क्रेडिट करेंगे जी सर, तो सर 100 के हिसाब से सर 10,000 का अमाउंट आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब सर यहाँ पे जो डिस्काउंट हम क्या करेंगे सर, शेयर फॉरफीचर में एडजस्ट कर देंगे, 5,000 का अमाउंट आ गया, और सर जो 5,000 का अमाउंट है जिसे सर क्या करेंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक जी सर, कैपिटल कितनी से आ जाएगी सर 6 लाख प्लस 190 प्लस 10,000, सर अपनी जो कैपिटल है वो अपनी कैपिटल 8 लाख से आ गई। चले हाँ जी सर, अब क्लोजिंग बैलेंस सर 8,05,000 दे रखा है, इट मींस क्या सर, इसमें शेयर फॉरफीचर का अमाउंट भी है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को सर अलग से दिखाएंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक जी सर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो अब इसका प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे, कैसे वर्किंग नोट बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस दिस वन। ठीक जी सर, पेड अप कैपिटल सर 6,000 इंटू 100, 1,900 इंटू 100, और सर आपका 100 इंटू 100, ये पेड अप कैपिटल बन गई जी सर। फिर सर आप इसी में एक वर्किंग कर लेंगे, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर सर आपका 100 शेयर है 60 के हिसाब से 6,000। ठीक जी सर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सर डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ द शेयर सर आपका 1,000 है, तो 5,000 सर आपका शेयर फॉरफीचर आ जाएगा। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल में सर आप क्या करेंगे 8 लाख माइनस कर देंगे, 5,000 सर आपका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आ गया। ठीक, आप ऐसे वर्किंग कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे वर्किंग कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, बट प्रॉपर वर्किंग मोड में सर आप इसकी वर्किंग करके दिखाएंगे। ठीक, द डायरेक्टर डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 8% ऑन इक्विटी शेयर ऑन 2 अप्रैल। सर हम इसे क्या करेंगे नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है, ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। ठीक, टैक्स आपने क्या करना, इग्नोर करना। अब जनरल रिजर्व से सर हम अगले साल
अमाउंट ट्रांसफर करेंगे अगर रिक्वायरमेंट हो। इसका मतलब क्या है कि सर अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो ठीक जी सर। सर क्या कंपनी अर्लियर ईयर के प्रॉफिट में डिविडेंड दे सकती है? सर इस कॉन्सेप्ट को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, इसका एक इलस्ट्रेशन अभी अपना पेंडिंग है। चलिए अब सर हमने क्या किया, सर हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है और सर एक माइंड मेकअप कर लिया है कि भाई किस किस का नोट बन सकता है। आइए बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले मतलब आराम से सर इस क्वेश्चन में नोट बनाएंगे। सबसे पहले सर अपना नोट बनेगा सर शेयर कैपिटल का, बिल्कुल ठीक है। हमने क्या किया होगा सर, हमने ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया होगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया होगा सर, हमने ना सर पी एंड एल का फॉर्मेट बना लिया होगा। फर्स्ट नोट सर अपना शेयर कैपिटल है, सेकंड नोट सर अपना रिजर्व एंड सरप्लस है, थर्ड नोट देखते हैं किसका बनेगा। देखिए सर शेयर होल्डर फंड में सर अपना शेयर कैपिटल है, इसके अलावा सर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, सर दे रखी रिजर्व एंड सरप्लस, नोट बन गया उसका भी ठीक है। उसके बाद सर क्या आएगा आपका सर नॉन करंट लायबिलिटी में अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक जी सर। तो सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बन जाएगा। एक तो सर आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिवेंचर ही है वैसे तो, बट इंस्टीट्यूट ने सर इसका नोट बना रखा है और आप भी सर क्या करेंगे नोट बना देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, ठीक है जी सर। सर ट्रेड पेबल के नोट की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो करंट लायबिलिटी में सर एक आपका ट्रेड पेबल है और एक आपका अदर करंट लायबिलिटी, लेकिन इंस्टीट्यूट ने सर ट्रेड पेबल का नोट बना रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ सर, इंस्टीट्यूट के नोट से कोरिलेट करने के लिए उसका नोट बना देता हूँ और उसे रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये नोट नेसेसरी नहीं, ठीक ट्रेड पेबल। उसके बाद सर आपका अदर करंट लायबिलिटी, क्योंकि अदर करंट लायबिलिटी में सर दो आइटम है, एक आपका है वेजेज एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये देखिए सर, एक आपका था एक्यूड इंटरेस्ट, सर इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसका सर नोट भी बनाएंगे डिबेंचर इंटरेस्ट का, ठीक फाइनेंस कॉस्ट के नाम से, ठीक सर। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो करंट लायबिलिटी में और कुछ है नहीं सर, आपका असेट साइड में पीपी का नोट आ गया। गुडविल को सर हम लोग क्या करेंगे सर डायरेक्ट दिखा देंगे, ठीक जी सर। सर करंट असेट में अगर आप देखेंगे तो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी, इन्वेंट्री दे रखी है और इन्वेंट्री सर एक से ज़्यादा आइटम है तो इन्वेंट्री आ जाएगा, ठीक जी सर। सर इन्वेंट्री के बाद सर क्या आएगा आपका सर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल सर एक ही आइटम है और क्वेश्चन ने कोई नोट वगैरह नहीं दे रखा तो सर उसके नोट की नीड नहीं है। ये देखिए सर ट्रेड रिसीवेबल एक ही आइटम है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, मतलब कोई नोट वगैरह उसका नहीं बनेगा। उसके बाद सर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सर एक से ज़्यादा आइटम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक जी सर। सर यहाँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नोट बन जाएगा क्योंकि सर उसमें एक से ज़्यादा आइटम है। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सर हम लोग क्या करेंगे सर, दो हेडिंग रखेंगे, एक सेल ऑफ गुड्स ऑब्लिक प्रोडक्ट, एक आपका रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक जी सर। चलें हाँ जी, आइए उसके बाद सर चलते हैं एक्सपेंसेस में। नहीं सर इनकम में अदर इनकम का नोट बनेगा क्योंकि एक से ज़्यादा आइटम है, बिल्कुल। उसके बाद सर अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड सर यहाँ पे निकालना पड़ेगा, उसका नोट बनेगा। सर अगर आप देखेंगे ना तो परचेज ऑफ इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन सर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि एक ही आइटम है इसके अंदर ना, लेकिन सर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे नोट बना रखा है तो कोरिलेट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ सर, नोट बना देता हूँ आपका परचेजेज ऑफ इन्वेंट्री। उसके बाद सर आपका आएगा चेंज इन इन्वेंट्री, सर उसका तो नोट बने बनेगा, यहाँ पे तो हैवी इन्फॉर्मेशन। सर उसके बाद सर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सर नोट बनेगा, एडजस्टमेंट भी है। सर उसके बाद आपका शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद क्या आता है सर, फाइनेंस कॉस्ट आती है और उसके बाद सर आपका डेप्रिसिएशन आता है, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस आता है। इसके बाद सर फाइनेंस कॉस्ट का नोट बनेगा क्योंकि हमें वर्किंग करके दिखानी है हमें। सर उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन सर वो आपका डायरेक्ट हम नोट नंबर 4 से उठा लेंगे, ठीक जी सर। नोट नंबर 4 नहीं सॉरी 6 से उठा लेंगे, ठीक जी सर, पीपी के नोट से। सर अदर एक्सपेंसेस का नोट बनेगा, लेकिन सर इंस्टीट्यूट ने ना इसके सॉल्यूशन में ना एक्स्ट्रा नोट बना रखे। एक तो सर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से नोट बना दिया। सर इसका हमें क्या करना है मैं बात करूंगा, एक बार आपको बता देता हूँ इंस्टीट्यूट ने क्या क्या नोट बना रखा। और एक सर नोट बना दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
कायदे सर ये दोनों नोट ना आपके अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने सर इनके अंदर कुछ खर्चे डाल रखे, मैं करूँगा उसके ऊपर चर्चा जब उन खर्चों के ऊपर आऊँगा। ठीक जी सर। सर उसके बाद सर आपका ये दो नोट एक्स्ट्रा बना रखे हैं वैसे। सर फाइनेंस कॉस्ट का नोट बनेगा। सर आपका अदर एक्सपेंसेस का नोट बनेगा। ठीक जी सर। इंस्टीट्यूट ने सर यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस का नोट ना बना के सर उन खर्चों को यहाँ दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक जी सर। और डेप्रिसिएशन की वर्किंग का सर अलग से नोट बना दिया। आप चाहो तो सर इसे भी स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। और सर मान लो सर डेप्रिसिएशन की हमें कैलकुलेशन करनी है तो इसका नोट बना सकते, बना लो, कोई बुराई नहीं है। चले हाँ जी सर। आइए अब हम क्या करेंगे सर, पहली लाइन ऑफ आइटम से लग जाएंगे और एक एक आइटम को सर डिस्कस करते हुए चलेंगे। और जब मैं सर इन दो नोट के ऊपर आऊँगा या उनसे रिलेटेड आइटम के ऊपर आऊँगा तो सर आपको कुछ बातें और एक्सप्लेन करूँगा। ठीक जी सर। चलिए सबसे पहले सर आपका ऑथोराइज कैपिटल सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर 5 लाख से, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से। ठीक जी सर। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी 5 लाख से आ जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपकी 8 लाख से आ जाएगी। ठीक जी सर। और सर शेयर फॉरफीचर का अमाउंट सर आप अलग से दिखाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व के नाम से। ठीक देखिए ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और ये कैपिटल रिजर्व आ गया, इसका प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 मेंशन कर देना, नोट के बाद उसको बना देना। ठीक चले जी सर, बिल्कुल चलते हैं। आइए इसके बाद सर नेक्स्ट आइटम हमें दी है सर परचेजेज की इन्फॉर्मेशन दी। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सर परचेजेज का नोट, परचेजेज के नोट के अंदर चली जाए क्योंकि इसका नोट बना है। फूड स्टॉक सर आपका ये आएगा आपका मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर। ठीक जी सर। तो मटेरियल कंज्यूम्ड में सर आपका ओपनिंग रॉ मटेरियल कहाँ पे दे रखा है अपने को, सर ये आ जाएगा फूड स्टॉक। ठीक है। और सर ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और सर चेंज इन इन्वेंट्री में 12,800 है और आपका 22,500 है, तो 12,800 माइनस 22,500 सर 9,700 सर आपका इंक्रीज इन इन्वेंट्री आ जाएगा। ठीक जी सर। एक प्लीज़ बात का और ध्यान देना सर, इसे आप क्या करेंगे बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ठीक जी सर। आइए ये सारी चीज़ें मैं आपको टिक करा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पे चलते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, एडिशन मतलब परचेज और क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये अमाउंट टिक कराता हूँ आपको 5260, ये फूड स्टॉक वाला आ जाएगा 5260 जी सर। सर परचेजेस था आपका 36,200 और क्लोजिंग है सर आपका 16,400। ये देखिए सर। ठीक जी सर। ये आपका परचेज की इन्फॉर्मेशन आ गई सर, ये आपका इंक्रीज डिक्रीज इन इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन आ गई। और बैलेंस शीट में चलते हैं सर, आपका इन्वेंट्री में ये देखिए सर, ये आपकी इन्वेंट्री आ गई बैलेंस शीट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर वेजेज एंड सैलरी, ये सर आपका है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर, और इसके साथ सर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर ऐड करना और उसे अदर करंट लायबिलिटी में दिखाना 1280। आइए अदर करंट लायबिलिटी का नोट है सर आपका वेजेज एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। सर फिर अपना एक नोट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का, ये देखिए सर वेजेज एंड सैलरी, वेजेज एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक चले हाँ जी सर। सर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या किया, एक अलग से नोट बनाया अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से, और होटल में जो रूटीन के खर्चे हैं सर वो सारे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दिए। रेंट रेट एंड टैक्सेस, लॉन्ड्री, कोल एंड फायरवुड, कैरिज एंड कॉलेज, और आपका सर रिपेयर, ये सारे सर इन्होंने क्या किया अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दिए। ठीक जी सर। और सर ये दो जैसे सेलिंग सॉरी सन्ड्री एक्सपेंसेस और आपका एडवर्टीजमेंट सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में डाल दिया। ठीक जी सर। सर देखिए एज सच कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसके लिए सर अलग से दो नोट बनेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने सर ऐसा कर रखा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर ये नोट बना के आते हैं जैसे इंस्टीट्यूट ने बना रखा है, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता सजेस्टेड में कल को कुछ और ना दे दें, इसलिए हम रिस्क फ्री होकर चलेंगे। एक बार मैं आपको टिक करा दूं, ये देखिए सर ये 5 एक्सपेंडिचर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में डाल दिए।
एडवर्टीजिंग एंड सैलरी एक्सपेंसेस सर इन्होंने क्या किया, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डाल दिया, ठीक जी सर। अच्छा, मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर बोल गया, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक जी सर। यहां पे सर आपने एक नोट लिख के आना है। नोट 15 एंड नोट 16 के जो एक्सपेंडिचर हैं, अल्टरनेटिवली हम इन्हें चाहें तो अदर एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं, ठीक जी सर। और अगर आप अदर एक्सपेंसेस का नोट बना के आते हैं इन सब की जगह, तो फिर आप एक नोट डाल देना कि स्टडी मटेरियल में कुछ एक्सपेंडिचर को अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में दिखा रखा था और कुछ को सर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में दिखा रखा था, ठीक जी सर। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस सर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया और एडवर्टीजमेंट सर आपका सेलिंग एक्सपेंडिचर होगा, ठीक जी सर। प्लीज ये नोट जरूर डाल के आए अपना। चले, हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, यहां तक हम पहुंच गए थे, हाँ जी सर। ये दोनों आपका आ जाएगा सेल ऑफ गुड्स के अंदर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। सर ये दोनों आपका आ जाएगा रेंडरिंग ऑफ सर्विस के अंदर, ठीक है। और सर ये तीनों आ जाएंगे आपके अदर इनकम, और कोई अदर इनकम नहीं है। यहां देखिए सर एक बार आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ सर्विस, ये आपका अदर इनकम आ गया, ठीक। ये टोटल आ गया इसका। वैसे टोटल हम लास्ट में करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई आइटम बची तो नहीं? नहीं सर। सर फ्री और लैंड एंड बिल्डिंग सर आपका पीपी के अंदर आएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग सर 86,300 से दे रखा है, क्या इनका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन दे रखा? नहीं सर। लेकिन क्वेश्चन है सर ये बोल रखा, सॉरी 5% सर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, और आपका लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर सर आपका 2% डेप्रिसिएशन है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इनमें से इसमें से 5% डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, इसमें से 2%, और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है सर उसे डेप्रिसिएशन के नाम से दिखा देंगे सर नोट में, ठीक जी सर। आइए यहाँ पे पहले मैं एक काम करता हूँ, डेप्रिसिएशन का नोट टिक करा देता हूँ। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। अब चलते पीपी पे, नोट नंबर 6, फ्री और लैंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन आ गया, फर्नीचर एंड फिटिंग से डेप्रिसिएशन आ गया। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। आपका कैश इन हैंड, और तो कुछ नहीं बचा, नहीं सर। कैश इन हैंड, कैश विद बैंकर सर ये आपका आ जाएगा सर, कैश इन हैंड एंड कैश विद बैंकर आपका आ जाएगा सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नोट में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये देखिए सर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, टोटल बाद में। चले, हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस सर, इंस्टीट्यूट ने सिर्फ इस एक्सपेंडिचर को अदर एक्सपेंसेस में डाल रखा, ठीक जी सर। मैं फिर से बोलूंगा सर, बाकी एक्सपेंडिचर को भी आप डाल सकते हैं सर, जिनका कोई स्पेशल हेड नहीं होता, जैसे आपका फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं है, बट नोट दे के आ जाना, ठीक। उसके बाद सर डिबेंचर सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, डिबेंचर इंटरेस्ट सर आपका फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, एक्रूड इंटरेस्ट सर आपका अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। डिबेंचर आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ गया, और सर फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। चलिए आगे बढ़ेंगे। पी एंड एल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस सर, पी एंड एल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपका आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, ट्रेड पेबल डायरेक्ट बैलेंस शीट में, ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्ट बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट सर। देखिए सर, अगर क्वेश्चन ने इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा तो हम जनरली सर क्या करते हैं सर, आपका AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के चैप्टर को छोड़ के सर हम हमेशा नॉन करंट मान के चलते, ठीक। इनटेंजिबल एसेट सर ये डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक। रिजर्व एंड सरप्लस, आइए ये चीज़ें मैं टिक करा देता हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व आ गया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट आ गया, एक सेकेंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L आ गया सर आपका सर। बैलेंस शीट में डायरेक्ट आ जाएगा गुडविल, नॉन करंट, इन्वेस्टमेंट सर आपका ट्रेड पेबल, और आपका ट्रेड पेबल का हालांकि नोट बना रखा, नीड नहीं थी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल के नोट पे चलते हैं एक बार ना।
चले जी सर, आइए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सर कोई भी आइटम अपनी पेंडिंग नहीं है। आइए अब एक एक करके सर क्या करेंगे, नोट का टोटल करेंगे और पोस्टिंग करेंगे। ठीक जी सर, मैं टोटल करता रहता हूँ, आप पोस्टिंग चेक करते रहना। ठीक जी सर, कैपिटल आ गई जी सर, नोट नंबर 2 बाद में। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गई जी सर, आपका ट्रेड पेबल आ गया जी सर, अदर करंट लाइबिलिटी आ गई जी सर, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक जी सर, ट्रेड पेबल हमने पहले टिक कर लिया था। सर पीपी का बैलेंस आ गया, आपका इन्वेंट्री आ गई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस आ गया। ठीक जी सर, ये देखिए पीपी, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन इन्वेंट्री, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट, आपका अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, सबके नोट है सर यहाँ पे, एक अदर एक्सपेंसेस छोड़ के लास्ट में। चले जी सर, सर ये आपका प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर आ गया। सर यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है नहीं, आपका नोट नंबर 2 में जाएगा ये अमाउंट 222245, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में सर क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ कह भी नहीं रखा तो हम इग्नोर करेंगे। ठीक जी सर, ये आपका पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस आ गया, ये रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय पी लिमिटेड, प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट 31st March X1 as required by Schedule 3 of the Company Act. Give notes at the foot of the balance sheet as may be found necessary. सर क्वेश्चन ने सिर्फ आपसे यहाँ पे बैलेंस शीट मांगी है। इक्विटी कैपिटल सर आपका शेयर कैपिटल में, कोल्स इन एरियर सर शेयर कैपिटल में, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर सर आपका पीपीई के अंदर, जनरल रिजर्व सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स आपका रॉ मटेरियल सर इन्वेंट्री के अंदर। ठीक जी सर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सर आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, ट्रेड रिसेबल आ गया, एडवांस आ गया सर, एडवांस मतलब शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज, डिविडेंड पेबल सर अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। इसका मतलब क्या है कि सर डिविडेंड डिक्लेयर हो रखा है, रिकॉर्ड हो रखा है, बट उसे हमने पे नहीं किया। ठीक जी सर, पी एंड एल अकाउंट का सर फाइनल बैलेंस आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में पी एंड एल अकाउंट आपने नहीं बनाना, पी एंड एल ऑलरेडी बना हुआ है, उसका फाइनल बैलेंस सर ये है। कैश बैलेंस, कैश एट बैंक सर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर, लोन सर आपका अनसिक्योर्ड सर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। ठीक जी सर, ट्रेड पेबल सर फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस सर आपका ट्रेड पेबल। ठीक जी सर, द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, 2000 इक्विटी शेयर वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर हमने क्या किया, 2000 इक्विटी शेयर इशू किए अदर देन कैश कंसिडरेशन। तो सर जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो सर इसे कंसिडर कर लेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ सर, 3 चीज़ें 5 ईयर के लिए हमें डिस्क्लोज करनी होती है। ठीक, अगर सर हमने क्या किया, शेयर इशू किया अदर देन कैश कंसिडरेशन, सेकंड सर बोनस शेयर इशू किए, थर्ड सर हमने इक्विटी शेयर का बाईबैक किया है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में सर हमें क्या करना था, 5 साल तक इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ट्रेड रिसीवेबल सर 52,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, तो हम लोग क्या करेंगे सर, ट्रेड रिसीवेबल को ना एजिंग वाइज दिखाते हैं, लेकिन एग्जाम पर्पज के लिए सर जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है उसके हिसाब से हम डिस्क्लोज कर देते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल को सर हम तोड़ के दिखाएंगे, आपका ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ सर आपका 52,000 और बैलेंस सर 148 आपका आएगा अदर ट्रेड रिसीवेबल। ठीक जी सर, मतलब आपका ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ ही आ गया सर, बाकी आपका अप टू 6 मंथ आ जाएगा। ठीक जी सर, द कॉस्ट ऑफ द एसेट दे दी, एसेट की कॉस्ट दे दी सर, ये अगर आप देखेंगे तो सर यहाँ पे ये आपके कैरिंग अमाउंट आ गए, डिफरेंस सर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक जी सर, लेकिन हम सर नोट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी दिखाएंगे। द बैलेंस ऑफ 150 इन द लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 7,500 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू।
सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ये 150 का अमाउंट है, इसमें सर 7500 का इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू है। तो सर देखिए, अगर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू होता ना, हम उसे सर अदर करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाते हैं। ठीक जी सर, तो अदर करंट लायबिलिटी का नोट बन जाएगा, उसमें सर हम इस अमाउंट को दिखा देंगे कितने से सर 7500 से। ठीक जी सर, द लोन इज सिक्योर्ड, मतलब बैलेंस आपका 140 to 500 सर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा। लोन इज सिक्योर्ड बाई हाइपोथिकेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। सर देखिए, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग है सर, हम उसे ना सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड अलग अलग डिस्क्लोज करते हैं। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर सिक्योर्ड कितने से आएगा 140 to 500, हम ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर्ड बाई हाइपोथिकेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। और सर अगर कोई अदर लोन है, ये जैसे सर ये आ गया, ये आपका अनसिक्योर्ड में आ जाएगा। ठीक, बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 2000, एक सेकंड नोट सर, साथ साथ आपका सेकंड पॉइंट किससे रिलेटेड था सर, शेयर कैपिटल से रिलेटेड था। थर्ड पॉइंट सर आपका पीपी से रिलेटेड था। फोर्थ पॉइंट सर आपका लोन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड था। फिफ्थ पॉइंट सर आपका बैंक से रिलेटेड है। देखिए क्या लिखता है, बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 2000 विद परफेक्ट बैंक लिमिटेड विच इज नॉट ए शेड्यूल्ड बैंक। तो हम लोग क्या करेंगे सर, बैंक बैलेंस विद शेड्यूल्ड बैंक सर आपका 245 आ गया। बैंक बैलेंस सर अदर देन शेड्यूल्ड बैंक सर आपका 2000 आ गया। और फिर कैश बैलेंस सर 30,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक जी सर, द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी एट 150 विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। सर इसे हम क्या करेंगे सर, कैपिटल कमिटमेंट के नाम से नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करते हैं। ठीक जी सर, देखिए बात सुनिए ध्यान से। सर मैंने एक बिल्डिंग परचेज करनी थी, ठीक है, 10 लाख की। ओके सर, मैंने क्या किया, 3 लाख की पेमेंट कर दी, 7 लाख अभी आउटस्टैंडिंग, और बिल्डिंग अभी एक्वायर नहीं की। अगर मैं बिल्डिंग एक्वायर कर लूंगा तो सर मैं इसे पीपी के नाम से दिखाऊंगा, और सर ये अपना लाइबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक जी सर, लेकिन सर अगर मैंने पीपी को अभी एक्वायर नहीं किया और 3 लाख पे कर दिया तो सर मैं इसे दिखाऊंगा एडवांस, कैपिटल एडवांस के नाम से। ठीक जी सर, और सर जो 7 लाख है इसे बोलूंगा मैं कैपिटल कमिटमेंट। अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर करने का या कंस्ट्रक्शन करने का कोई एग्रीमेंट करता हूं और सर अभी उसे एक्वायर या कंस्ट्रक्शन नहीं किया, ठीक जी सर, तो सर उस केस में सर जो भी कमिटमेंट का अमाउंट है वो कैपिटल कमिटमेंट कहलाएगा एज रिड्यूस्ड बाई, कमिटमेंट एज रिड्यूस्ड बाई सर आपका अगर कोई एडवांस पे कर रखा। ठीक जी सर, तो सर यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। 150 को हम लोग क्या करेंगे सर, कैपिटल कमिटमेंट के नाम से दिखा देंगे। ठीक, चले हाँ जी सर, आइए सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। इस क्वेश्चन में सर पी&एल का फॉर्मेट नहीं बनाएंगे क्योंकि पी&एल है नहीं। ठीक जी सर, उसके बाद सर क्या करेंगे, नोट का फॉर्मेट बनाएंगे। पहला नोट सर अपना शेयर कैपिटल के नाम से आएगा। सेकंड नोट सर अपना रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से। ठीक जी सर, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सर आपका नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट आ जाएगा। उसके बाद सर अदर आपका करंट अदर नॉन करंट लायबिलिटी वगैरह कुछ है नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है नहीं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है नहीं। अगर करंट लायबिलिटी की बात करें तो सर आपका एक तो ट्रेड पेबल आ गया जी सर, एक सर आपका अदर करंट लायबिलिटी आ जाएगा। अदर करंट लायबिलिटी का नोट बन जाएगा क्योंकि तो सर उसके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा और एक आपका सर डिविडेंड भी है। ठीक जी सर, सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन का सर हमेशा नोट बने ही बनेगा अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है। सर नोट नंबर 6 आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आ गया। करंट असेट की अगर बात करें सर तो आपका इन्वेंट्री एक से ज़्यादा आइटम है। सर आपका ट्रेड रिसीवेबल की सर इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सर ये आपके नोट बन जाएंगे। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस का नोट की नीड नहीं है, एक ही आइटम है, बट अगर आप बनाओगे तो कोई बुराई नहीं है। ठीक, चले हाँ जी सर, आइए सर इक्विटी कैपिटल। सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला और सेकंड 2 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक जी सर, नहीं पहला पॉइंट ही दे रखा है, सेकंड तो ट्रेड रिसीवेबल का ना आपका, एक सेकंड, सेकंड पॉइंट आपका ट्रेड रिसीवेबल का। ठीक जी सर, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, ऑथराइज कैपिटल दिखाएंगे। सर क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल नहीं दे रखे तो वी एज्यूम सर कि सेम ही ऑथराइज कैपिटल। ठीक जी सर, फिर हम लिखेंगे सर इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल आपका 10,000 इक्विटी शेयर रुपीज 100 ईच, लेस करेंगे सर कॉल्सन एरिया। ठीक जी सर, और ब्रैकेट में लिख के दिखाएंगे सर 2,000 इक्विटी शेयर इशूड अदर देन कैश कंसिडरेशन। ठीक, चले हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया शेयर कैपिटल।
सर आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर ये आइटमें आ जाएंगी और सर ये इनकी कॉस्ट आ जाएगी। डिफरेंस सर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका कैरिंग अमाउंट है, ये सर कॉस्ट है, डिफरेंस सर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। नोट नंबर 6 सर अपना था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। ठीक, चले जी सर। सर जनरल रिजर्व आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आ जाएगा। नोट नंबर 2, सर लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। हम लोग क्या करेंगे सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जाएंगे, आपका टर्म लोन आएगा सिक्योर्ड। ठीक जी सर, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सर आपका 140 to 500 आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे सर सिक्योर्ड बाय हाइपोथेकेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। ठीक जी सर, और 7500 सर आपका अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा इंटरेस्ट एक्रूड के नाम से। ये देखिए सर, चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर इन्वेंट्री सर बैलेंस शीट में तो आएगी, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नोट में लिखना पड़ेगा। ठीक जी सर, तो पहले सर हम इन्वेंट्री में दिखाएंगे रॉ मटेरियल, फिर फिनिश गुड्स। ठीक, चलिए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आ जाएगा। चले, बिल्कुल चलते हैं सर। इसके बाद सर आपका ट्रेड रिसीवेबल सर, आप इसका एलोकेशन दिखा देंगे, मोर देन 6 मंथ और अप टू 6 मंथ। नोट में डेट आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ, अदर डेट आ गया। ठीक जी सर, मतलब ये अप टू 6 मंथ है इसका मतलब। चले जी सर, एडवांसेज शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज सर डायरेक्ट बैलेंस शीट में। आइए आगे बढ़ते हैं। सर डिविडेंड पेबल सर अदर करंट लायबिलिटी में। पी एंड एल अकाउंट सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। इस बार पी एंड एल बनेगा तो डायरेक्ट टोटल कर लेंगे। डिविडेंड पेबल सर आपका अदर करंट लायबिलिटी में। सर कैश बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश एट बैंक सर पहले इसको दिखाएंगे, फिर बाद में इसको, और इसका बाइफरकेशन दिखाएंगे शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक में, मतलब अदर देन शेड्यूल बैंक। ये देखिए सर, विद शेड्यूल बैंक विद अदर कैश इन हैंड। सर लोन आपका अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आ जाएगा सर, ये आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा डायरेक्ट ट्रेड पेबल के नाम से। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। चले जी सर, चलिए एक एक आइटम टिक हो गई है, इसे सर हम नोट में दिखा देंगे कैपिटल कमिटमेंट के नाम से। ठीक जी सर, शेयर कैपिटल का टोटल, रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल, आप बैलेंस शीट पर टिक करते रहेंगे। सर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, पीपी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक जी सर, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, नोट 5, नोट 6, नोट 7, नोट 8, नोट 9। ठीक, ये बैलेंस शीट का टोटल। आइए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 एक आपका डुप्लीकेट इलस्ट्रेशन है। इसमें सर एक पॉइंट जो अलग है वो है आपका, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो सर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का रेट दे रखा था। हम लोग क्या करेंगे सर, पीबीटी जो आएगा उस पर सर टैक्स का प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे 30% के हिसाब से। ये देखिए सर 546 इंटू आपका 30%, और सर इसे हम क्या करेंगे सर आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर दिखा देंगे। ये देखिए सर, इसका नोट नंबर 4 बना हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे तो सर ये आपका एक डुप्लीकेट इलस्ट्रेशन है, इसमें सर जितनी बातें लिखी सारी डिस्कस हो चुकी। ठीक, चलें आगे। हाँ जी सर, आइए इलस्ट्रेशन समाप्त होते हैं। एक इलस्ट्रेशन अभी बचा हुआ है, उस पर मैं सबसे लास्ट में आऊँगा। सर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सर यहाँ पे क्वेश्चन 6, हालांकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं स्टेट अंडर विच हैड दीज अकाउंट शुड बी क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। अगर सर एक्सेस मनी आ जाती है इशूड शेयर कैपिटल से तो हमें वो पैसा वापस करना होता है सर, हम लोग उसे दिखाते हैं करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर करंट लायबिलिटी में। ठीक, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग आपका अकाउंट, सर इसे हम दिखाते हैं शेयर होल्डर फंड के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ठीक जी सर। अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर एंड इंटरसेक्यूरिटी देयर ओन, सर आपका अदर करंट लायबिलिटी के अंदर, करंट लायबिलिटी में। ठीक जी सर। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर एंड अदर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, सर इसे हम दिखाते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट के अंदर। ठीक जी सर। अगर अनपेड कॉल है सर तो हम इसे दिखाते हैं शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल के अंदर। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, सर आपका शेयर होल्डर फंड में सर अलग से एक लाइन ऑफ आइटम है जिसका नाम है सर आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक जी सर। अगर मैं क्वेश्चन 7 की बात करूं तो सर क्वेश्चन 7 आपका एक डुप्लीकेट क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। एक पॉइंट सर इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पॉइंट नंबर 5। देखिए क्या लिखता है, द अमाउंट ऑफ बैलेंस विद बैंक इंक्लूड 18,000 विद ए बैंक विच इज नॉट ए शेड्यूल बैंक एंड द डिपॉजिट ऑफ 5 लाख आर फॉर ए पीरियड ऑफ 9 मंथ। देखिए सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सर वो फिक्स डिपॉजिट आते हैं जो 3 मंथ तक के होते हैं एज पर AS3। बिल्कुल सर। लेकिन सर अगर आप बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 के हिसाब से देखेंगे सर तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक हेड दे रखा है। ठीक जी सर। अब सर अगर मान लो मैंने बैंक में FD करा दी 12 मंथ की, 8 मंथ की, 9 मंथ की, 10 मंथ की। ठीक जी सर। तो सर ये जो मैंने FD कराई है सर ये तो है तो करंट असेट जी सर, लेकिन ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं हो सकती क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है सर आपका एज पर AS3 सर 3 मंथ। तो सर गाइडेंस नोट आया था शेड्यूल 3 के ऊपर, उसमें सर क्या मेंशन किया था, उसमें ये मेंशन किया था कि जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है इसके आप 2 पार्ट करके दिखाएंगे। एक आप दिखाएंगे सर एज ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से और एक अदर बैंक बैलेंस के नाम से। ठीक, अगर कोई भी सर FD है जो 3 मंथ तक की है तो सर उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर रखेंगे, और अगर सर FD 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक है तो सर उसे हम क्या करेंगे सर अदर बैंक बैलेंस के नाम से दिखाएंगे। ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ आपका 1729 सर 18,000 सर आपका नॉन शेड्यूल बैंक के साथ है, 5 लाख सर हम लोग क्या करेंगे यहाँ से माइनस करके सर उसे अदर बैंक बैलेंस के रूप में दिखा देंगे। ठीक जी सर। आइए क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए सर एक हेड हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक हो गया अदर बैंक बैलेंस। तो सर जो FD है आपकी 9 मंथ की वो अदर बैंक बैलेंस के अंदर आ गई। ठीक जी सर। कैश बैंक में सर देखिए आपका टोटल अमाउंट था 1729 माइनस 5 लाख, बैलेंस बच गया सर आपका 1229 जिसमें से 18,000 सर आपका अदर देन शेड्यूल बैंक है तो 1211 आ गया। ठीक, ये आपका कैश इन हैंड आ गया। चले आगे। हाँ जी सर आइए, और इसमें कोई पॉइंट नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 सर आपका डुप्लीकेट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सर कोई नया पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 सर आपका, सर ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर लेंगे, इसमें भी सर एज सच कोई नया पॉइंट नहीं, टैक्स का प्रोविजन है सर जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक जी सर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 10 में 1-2 पॉइंट मैं आपको करा देता हूँ जो थोड़े से बड़े पॉइंट है। ठीक जी सर। बाकी सर ये क्वेश्चन भी सेम ही है जैसे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 डिस्कस किया था। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्या होता है सर, अगर लूज टूल अपने पास, ठीक जी सर, तो क्या वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या इन्वेंट्री है। सर हम लोग क्या करते हैं एज पर AS 10 डेफिनेशन लगा के देखते हैं, अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्वालिफाई करते तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाते, अदरवाइज सर हम क्या करते हैं सर उसे इन्वेंट्री में दिखाते एज ए सेपरेट आइटम। ठीक जी सर। सर अगर मान लो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की कोई करंट मैच्योरिटी तो हम उसे सर कहाँ पे दिखाते सर फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर दिखाते। ठीक जी सर। तो इसमें सर 2-3 पॉइंट है अच्छे उनके साथ, मतलब उन पॉइंट को मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रिपेबल आफ्टर 3 ईयर, पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन सर ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आएगा। ठीक है, सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ द लैंड। ठीक, सिक्योर्ड के अंदर आ जाएगा। ठीक जी सर। अच्छा इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह तो इंक्लूड नहीं है। पॉइंट नंबर 6, द बैलेंस ऑफ 2630 in the loan account with public financial corporation is inclusive of 134 of interest secured but not due, the loan is secured by hypothecation of the land। ठीक जी सर। तो हम लोग क्या करेंगे सर इसमें से ना 134 माइनस करके
सर उसे दिखा देंगे अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। आइए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नोट पे चलते हैं। ये देखिए सर 134 यहाँ से माइनस किया और अदर करंट लायबिलिटी के अंदर सर उसे दिखा दिया। ठीक, चले हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लोन का बाइफर्केशन दे दिया सर, आपका अनसिक्योर्ड अमाउंट है तो सर सिक्योर्ड में तो हमने क्या किया होगा, ये दिखा दिया, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करके। ठीक जी सर, बाकी सर आपका अनसिक्योर्ड आ जाएगा। टेकन लोन टेकन फ्रॉम बैंक सर अलग से डिस्क्लोज करना होता है। अमाउंट रिपेबल सर विद इन 1 ईयर है तो हम लोग क्या करेंगे सर 9 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिखाएंगे और 480 सर आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाएंगे। ठीक सर, लोन टेकन फ्रॉम डायरेक्टर सर अलग से डिस्क्लोज करना होता है, बाकी फिर अदर लोन के नाम से आ जाएगा। आपका अनसिक्योर्ड लोन लॉन्ग टर्म 22,50,000 माइनस सर आपका 1380 माइनस सर आपका 850 सर 20,000 का अमाउंट सर आपका अदर के नाम से आ जाएगा। देखिए अनसिक्योर्ड लोन 9,08,50,20 ठीक, और 450 सर अपना कहाँ पे आ जाएगा सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर। ठीक 480 सॉरी 480 था ना जी सर, ये देखिए 480 का अमाउंट था सर अपना जो मैच्योर होगा विद इन 1 ईयर। ठीक सर, जो BR है 160 के वो मैच्योर होंगे सर 15 जून को, और हम बैलेंस शीट कब की बना रहे हैं सर 31 मार्च के। देखिए अगर मैं बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता हूँ या सर क्रेडिटर को एंडोर्स कर देता हूँ तो भी अल्टीमेट सर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती है अगर सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं की। ठीक तो सर हम उसे क्या करते हैं एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखाते हैं। तो सर आपका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में आ जाएगा 160 का अमाउंट, क्योंकि सर इसकी मैच्योरिटी डेट नेक्स्ट ईयर। ठीक जी सर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में अगर आप देखेंगे सर तो यहाँ पे है 460 है जी सर, 480 तो एक अमाउंट आ गया जी सर, और बाकी जो 460 सर ये सिक्योर्ड अलग दिखाएंगे। ठीक है 460 सर 116 सर सिक्योर्ड दिखा देंगे, बाकी अनसिक्योर्ड में सर आपका लोन फ्रॉम डायरेक्टर सर अलग से दिखाएंगे, बाकी अदर लोन के नाम से आ जाएगा 296। ये देखिए सर ये सिक्योर्ड आ गया, ये सर सारा अनसिक्योर्ड है। ठीक जी सर, यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे अनसिक्योर्ड। चले आगे हाँ जी सर पॉइंट नंबर 11, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इंक्लूड लूज टूल कॉस्टिंग 5 लाख विच डू नॉट मीट डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो सर हम लोग क्या करेंगे सर फिनिश गुड्स में से इसको माइनस करके सर अलग से दिखा देंगे लूज टूल के नाम से ना। तो ये देखिए सर पहले रॉ मटेरियल आएगा, फिर 40 लाख का सर आपका फिनिश गुड्स आ गया और 5 लाख सर आपका लूज टूल आ जाएगा। सर जनरली जो मैं अमाउंट ट्रांसफर किया P&L से तो सर ट्रांसफर करके हम लोग क्या करेंगे सर जर्नलिज्म में ऐड कर देंगे, अगर ओपनिंग बैलेंस होगा, नहीं तो सर एडिशन के नाम से आ जाएगा जर्नलिज्म। ठीक रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में, एक सेकंड सर जर्नलिज्म का अमाउंट सर यहाँ पे दे रखा था सर, इसमें ऐड करके दिखा देंगे नोट नंबर 2। ये देखिए सर इसमें ऐड कर दिया और P&L अकाउंट्स में से ट्रांसफर कर दिया। चले आगे हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। देखिए सर अगर कंपनी को करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो क्या कंपनी अर्लियर ईयर से डिविडेंड पे कर सकती? आंसर इज यस। इसके बाद फिर मैं आपको MCQ कराऊंगा। ठीक जी सर लेकिन उस केस में सर 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी कंपनी को। कितनी कंडीशन सर? 3 कंडीशन। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। एक काम करेंगे, एक बार आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालेंगे, पेज नंबर है सर आपका 11.23 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1। अगर कंपनी को करंट ईयर में प्रॉपर प्रॉफिट नहीं हुए, एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं हुए, तो क्या कंपनी अर्लियर ईयर से डिविडेंड दे सकती है अर्लियर के प्रॉफिट से? आंसर इज यस। 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन सर जो भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी करंट ईयर में सर वो डिविडेंड का रेट ना पिछले 3 साल के एवरेज डिविडेंड रेट से सर क्या होना चाहिए सर उसके मतलब एवरेज तक होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक जी सर देखिए अगर कंपनी पुराने रिजर्व से प्रॉफिट में से रिजर्व में से सर अमाउंट विड्रॉ करती है तो मैक्सिमम वो कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकती है सर
10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक जी सर। और सर अमाउंट विड्रॉ होने के बाद जो फ्री रिजर्व में सर अमाउंट बचेगा वो आपका 15% ऑफ पेड अप कैपिटल बचना चाहिए, ठीक जी सर। ड्यू टू inadequacy of profit during the year ended 31st March X2, XYZ Limited proposed to declare 10% dividend out of the general reserve, ठीक है। From the following particulars, ascertain the amount that can be utilized from the general reserve according to company declaration of dividend out of reserve रूल 2014। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दी, ठीक है, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी, ठीक है, तो सर पेड अप कैपिटल अपनी होगी 9750, ठीक जी सर। जनरल रिजर्व आ गया सर ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस आ गया सर, ये फ्री रिजर्व नहीं है, रिवोल्यूशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है। नेट प्रॉफिट सर आपका करंट ईयर में 3 लाख, ठीक जी सर। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर सर आपका 12%। सर पहली कंडीशन सर 10%, बिल्कुल ठीक है। सेकंड कंडीशन सर आप सर अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हैं सर फ्री रिजर्व और पेड अप कैपिटल का 10% तक। देखिए कंपनी ने सर 3 लाख का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। डिविडेंड सर आपका इक्विटी से पहले प्रेफरेंस के ऊपर पे करना पड़ेगा। प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड कितना सर आपका 1750 इंटू 9%, सर 157,500। तो सर बैलेंस फॉर इक्विटी डिविडेंड कितना बच गया सर 142,500 बच गया। लेकिन सर कंपनी डिविडेंड कितना दिया सर 10% ऑफ 80 लाख सर आपका 8 लाख आ गया। 8 लाख माइनस 142,500, सर जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया वो 657,500 विड्रॉ किया, ठीक जी सर। सर ये जो विड्रॉल अमाउंट है ना ये 10% ऑफ आपका पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक जी सर। आइए पेड अप कैपिटल कितनी है सर 97,50,000 प्लस सर अगर आप देखेंगे तो जनरल रिजर्व कितना है सर आपका 25 लाख, सर इसका 10%। सर आप ये जो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं कितने तक विड्रॉ कर सकते हैं सर आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं 12,25,000 तक, ठीक जी सर। लेकिन जो आपने अमाउंट विड्रॉ किया सर कितना विड्रॉ किया सर 657,500, ठीक जी सर। तो ये लिमिट के अकॉर्डिंग है, ठीक जी सर। तो पहली लिमिट सर आपका 10% जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया हो एवरेज रेट से कम है, ठीक है सर। मैक्सिमम आप अमाउंट इतना विड्रॉ कर सकते हैं, आपने सर कम अमाउंट विड्रॉ किया, ठीक जी सर। अब देखिए सर आउट ऑफ 25 लाख आपने क्या किया सर ये अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो जो बैलेंस बचा है कितना बचा सर 25 लाख माइनस सर 657,500, सर ये अमाउंट बचा है 1842,500। सर ये 15% ऑफ पेड अप कैपिटल के बराबर बचना चाहिए। सर पेड अप कैपिटल कितनी है अपनी सर पेड अप कैपिटल है अपनी 9750 इंटू 15%, सर 1462,500 के बराबर ये अमाउंट बचना चाहिए। सर अमाउंट अपने पास से ज़्यादा बचा हुआ है, ये देखिए सर 1462,500 के बराबर अमाउंट बचना चाहिए। द बैलेंस ऑफ द रिजर्व आफ्टर विड्रॉल ऑफ दिस वन शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल, ठीक। मतलब इसमें से अमाउंट विड्रॉ करके सर ये अमाउंट जो बचा है ये 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से सर आपका कम नहीं होना चाहिए, ठीक। सर 15% ऑफ पेड अप कैपिटल सर ये आ रहा है। सर यहाँ पे तीनों कंडीशन सर आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या करेंगे सर डिविडेंड के लिए सर जो 657,500 का अमाउंट विड्रॉ किया आप कर सकते हैं, ठीक। चले हाँ जी सर आइए अब चलते सर MCQ पे। पेज नंबर 11.51 पे आएंगे। ट्रेड पेबल एज पर शेड्यूल 3 will include due payable in respect to statutory obligation no, interest on trade payable no, bills payable। अच्छा ट्रेड पेबल में सर इसमें से कौन सा आएगा सर बिल्स पेबल आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज सोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। फिक्स एसेट हेल्ड फॉर सेल विल बी क्लासिफाइड इन द कंपनी बैलेंस शीट सर एज ए करंट एसेट दिखाते सर हम लोग उसको ना, क्योंकि सर उसे हम नियर फ्यूचर में बेच देंगे, ठीक जी सर। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट विल कम्स अंडर सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड फॉर करंट ईयर इज मेड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर। देखिए सर हम लोग जो करंट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं सर वो हमेशा तभी डिक्लेयर कर पाते हैं सर जब डेप्रिसिएशन सर जो करंट ईयर का एज वेल एज अगर कोई एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन सर उसको चार्ज करने के बाद, ठीक। डेप्रिसिएशन ऑफ पास्ट ईयर ओनली, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट फॉर द करंट ईयर एंड एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ पास्ट ईयर सर ये आ जाएगा, ठीक। चले हाँ जी सर चलिए इसी के साथ सर ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट और इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।